ओके बच्चों, आज की क्लास में मैंने जो गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया है आपको, उसको मैं समझाऊंगा कि उसमें क्या सही है और कैसे कैसे क्या रीजन हो सकते हैं उसके पीछे। क्वेश्चंस में कई सारे बच्चों को डाउट है। तो एक चीज उससे पहले मैं कह देना चाह रहा हूं कि ये गेस्ट पेपर जो हर साल मैं देता हूं और हर साल अपना एक्सपीरियंस यूज करते हुए गेस्ट पेपर देता हूं, लेकिन गेस्ट पेपर का मतलब मैंने फाइनल पेपर नहीं दे दिया है जो बोर्ड में आने वाला है। तो इसलिए जो है इस चीज को मान के रखिएगा कि हमारा अपना मानना यह है कि हमने यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने यहां पर ये एक क्वेश्चन लिया है, विच फीचर ऑफ ऊप्स प्रोग्रामिंग इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो मैं इस क्वेश्चन से सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ऊप्स प्रोग्रामिंग के जो 4 फीचर्स होते हैं, आपका एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये 4 जो फीचर्स होते हैं, इनमें से एक एमसीक्यू आपका बन के आना ही आना है। तो इसका मतलब आपने अगर डेफिनेशन वगैरह कायदे से पढ़ी हैं तो वही डेफिनेशन ही टाइप से यहां पर पूछ दिया जाएगा। ये है मेरा सेंस। अब यही एग्जैक्ट आ जाएगा ये तो गलत बात है आपका सोचना, अगर ऐसा कोई बच्चा सोच रहा है। अब जैसे कि ऐसा समझ लीजिए, मैं यहाँ पे ऐसे मीनिंग लिख दूं कि द एक्ट टू रिप्रेजेंट ओनली इसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, और कहूं कि ये किससे संबंधित है। तो आपको अब्स्ट्रैक्शन, म्यूट कर लीजिए बेटा, आपको अब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन याद है तो आप फटाक से टिक कर दोगे। मैं कहूं कि इट इज एबिलिटी टू रिप्रेजेंट वन थिंग इन मैनी फॉर्म, तो वो क्या है, वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। ऐसे ही रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इनहेरिटेंस है। तो ये एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं बहुत सोच समझ के दिए गए हैं, आप उस क्वेश्चन को ध्यान देते हुए उससे रिलेटेड उस जगह के और क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं उनको भी ध्यान देंगे, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। और बाकी सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। ये आपको पूरा आइडिया दे दिया गया है कि इस पेपर में जैसे जैसे हुआ है बिल्कुल एज इट इज वैसे पेपर आपका बोर्ड का आने का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास। तो यहां पे है विच फीचर ऑफ ऊप्स डिस्क्राइब द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो यहां पर सबसे पहला आपका एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस दिया है। तो क्या हो सकता है बच्चों आपके इनहेरिटेंस, डी इनहेरिटेंस। बिल्कुल इनहेरिटेंस ही इसका सही आंसर है। ओके, तो ये आपका इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ बाइट ऑक्युपाई बाय द कांस्टेंट ए। सर 2 बाइट, सर 2। हाँ, कैरेक्टर है तो 2 बाइट लेता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ये याद दिला रहा है कि किसी भी डेटा टाइप की कोई मेमोरी साइज पूछी जा सकती है। मेमोरी साइज हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, रेंज हो गई, इन्हीं में से एक क्वेश्चन यहाँ का आना ही आना है, बिल्कुल फिक्स है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, उसका एक क्वेश्चन आना ही आना है ऊप्स कॉन्सेप्ट से, ऐसे ये भी बिल्कुल फिक्स है। ओके, उसके बाद विच लूप इवेलुएट द कंडीशन एक्सप्रेशन एज बूलियन, इफ इट इज ट्रू it execute the statements, and when it is false it will terminate the loop. सर बी while loop, while loop. ओके, while loop है आपके हिसाब से कि अगर कंडीशन ट्रू है, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो अब यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि देखिए कोई यहाँ पे कंडीशन की बात अगर देखें कि कौन सा ऐसा लूप है जो बूलियन एक्सप्रेशन रिजल्ट के रूप में देता है, तो कोई भी ऐसा लूप नहीं जो बूलियन ना देता हो। फॉर भी बूलियन देता है, वाइल भी बूलियन देता है और डू वाइल भी बूलियन देता है। उसके बाद कहा गया कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो टर्मिनेट कर देगा लूप को। तो ऐसा कौन सा लूप है जो कंडीशन फॉल्स होने पर भी एग्जीक्यूट हो जाता हो? सारे लूप का यही काम है ना कि कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका टर्मिनेट कर देगा लूप को। तो बच्चों आप बताओ। सर डू वाइल तो फॉल्स पे भी चलता है एक बार। नो नो नो, डू वाइल फॉल्स पे कभी नहीं चलता है। डू वाइल में पहले कंडीशन चेक ही नहीं होती, इसलिए वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन कंडीशन ट्रू या फॉल्स चेक होने पर अगर फॉल्स है तो वो बाहर निकल जाता है। तो यहां पर इसका सही आंसर आपका ऑल ऑफ अबव ही होगा।
इसमें ये नहीं पूछा गया कि एटलीस्ट वन टाइम कौन सा लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, तब आप डू वाइल बिल्कुल लगा सकते थे। क्योंकि अगर आप वाइल अभी कुछ बच्चों ने बताया तो फॉर में भी तो ऐसे होता है ना, पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर का एग्जीक्यूट होगा लूप, अदरवाइज बाहर निकल जाएगा, सेम एज। उसके बाद अ फंक्शन विद पैरामीटर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ऐसे फंक्शन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के रूप में पैरामीटर लेते हैं वो कौन सा? कॉल बाय वैल्यू। बिल्कुल, अगर यहाँ रेफरेंस डेटा टाइप लिखा होता है या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लिखा होता है तो आपका कॉल बाय रेफरेंस होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर आपका एक लूप दिया गया है और इस लूप में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था कॉपी पेस्ट में, तो मैंने यहाँ पे अभी करेक्ट कर लिया कि ये k की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 2 है और इस लूप को चलाना है आपको। अब पूछा गया ये लूप कितनी बार चलेगा और रिजल्ट क्या आएगा, तो आई होप किसी ने नहीं चलाया होगा, क्योंकि जो है ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। किसी ने चलाया क्या? कुछ दिमाग में चलाया था। सर चलाया था। तो आपके पेपर में क्या सही सही लिखा हुआ था क्या? नहीं सर, मैंने खुद ही एज्यूम कर लिया था। अच्छा, एज्यूम कर लिया था। चलिए मैं फिलहाल इसको चला के बताया दे रहा हूं आपका। देखिए k की वैल्यू 1 है और यहाँ पे प्लस प्लस i लिखा गया है, तो i की वैल्यू अगर 2 है तो 2 से प्लस प्लस होकर यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 6 से छोटा है नीचे आ जाए, और k के पास 1 था और i के पास 2 है तो 1 इंटू 2 आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि इसका कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया गया है, इसका मतलब प्रिंटिंग अभी नहीं होगी, आपका लूप यहीं से सीधे ऊपर चला जाएगा और i प्लस प्लस होके आपका 4 हो जाएगा। 4 भी आपका सर i इंटू 2 क्यों होगा? i इंटू 3 नहीं होगा? वैल्यू तो अपडेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थोड़ा सा मैं पुरानी वैल्यू देखने लगा था। i की वैल्यू प्लस प्लस होके 3 हो गए थे, 3 इंटू 1 3 आ गया था। फिर उसके बाद i प्लस प्लस होके जब 4 हो गया, 4 भी 6 से छोटा है नीचे आ जाए, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 सर। 12 हो जाएगा। 4 into 3 12 सर। ओके 12 हो गया। फिर i प्लस प्लस होके आपका 5 हो गया, 5 भी 6 से छोटा है, फिर नीचे आ जाए 5 इंटू 12 60। तो आप ओवरऑल कितनी बार चला? मैं इधर थोड़ा लिखना भूल गया था, कितनी बार चला? 3 टाइम्स चला और 60 आपका, हाँ, और 60 आपका आउटपुट आ गया है। बहुत अच्छा। अब यहीं पे बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन बच्चे गलत कर देंगे, तो इस चीज को भी हम यहीं पे अब डिस्कस भी कर लेते हैं तुरंत के तुरंत। देखिए, अगर यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया जाता, ये i प्लस प्लस लिख दिया जाता, तो एक बार इसको चला लेते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कि आपका i की वैल्यू 2 है। अब देखो यहाँ फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, i की वैल्यू इस समय 2 है, तो यहाँ पे प्लस प्लस करने से कितनी हो जाएगी? 2 ही रहेगी, क्योंकि पोस्ट का मतलब तुरंत चेंज नहीं करता है, तो ये 2 ही चेक होगा। 2 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। लेकिन यहां पे जब पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू कितनी पहुंचेगी? 3 पहुंचेगी, तो 3 इंटू k की वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1 3 हो गया। उसके बाद फिर आपका लूप यहां पे पहुंचेगा, तो ये सेकंड टाइम चलाने जा रहे हैं, तो आपका यहां पे इस समय 3 है, 3 छोटा है 6 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, और नीचे आने पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यस सर, 4 इंटू 3 12 हो गया, ये सेकंड टाइम चल गया। उसके बाद अब ऊपर पहुंचा 4 और 4 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, ये थर्ड टाइम चला रहे हैं, तो नीचे आने पर 4, अब यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 5 आ जाएगी। कुछ गलत तो नहीं हुआ? नो सर। हाँ, नो सर। तो 5 इंटू 12 कीजिए, 60 हो गया। अब यहाँ पे 5 के बाद ये ऊपर जाएगा तो ये 5 ही रहेगा यहाँ पर, और 5 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, एक बार और चल गया, चौथी बार चल रहा है, एक बार और चल गया, और फिर यहाँ पे पहुंचेगा 6, तो 6 इंटू 60 360 हो जाएगा। और उसके बाद अब आपका यहां पर जब 6 पहुंचा तो 6 से छोटा, कंडीशन फॉल्स, तो ये कितनी बार चल गया? 4 बार चल गया, तो पोस्ट के चक्कर में ये 4 बार चल गया और रिजल्ट भी आपका डिफरेंट हो गया। ये देख पाए सब लोग? यस सर। यस सर। तो प्री पोस्ट का ध्यान रखेंगे, ये कई जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा कि प्री जहां पे चेंज किया गया वहां पे तुरंत के तुरंत नई वैल्यू ले लेता है, और पोस्ट वहां पे नई वैल्यू नहीं लेगा, वहां पे पुरानी वैल्यू रखेगा और नई वैल्यू अगले स्टेप में लेता है। बस इतना याद रखना है आपको।
ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये तो सब लोगों ने पहचान लिया होगा। पैकेज हाँ, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, 4 तरीके के आपके एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो यहाँ पे पैकेज आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पैकेज आपका, हाँ सर अगर पब्लिक, प्राइवेट और एक डिफॉल्ट दिया हो तो फिर पैकेज दिया हो तो डिफॉल्ट को भी करते हैं ना? नहीं, डिफॉल्ट तो हाँ, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर में ही गिना जाता। अच्छा, मैंने देखा ग्रुप पे, मैं थोड़ा सा बिजी था, आंसर नहीं बता पाया था, लेकिन मैंने देखा काफी डिस्कशन हुआ इस क्वेश्चन पे, और अच्छी बात है बच्चों, जितना डिस्कशन करोगे उतनी चीजें क्लियर होके आएंगी। 16। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, किसी भी मैथ डॉट पावर में किसी भी नंबर की पावर आपका 1/2 यानी हाफ पावर की जाएगी, तो इसका मतलब वो मैथ डॉट SQRT जैसा वर्क करेगा। तो मैथ डॉट SQRT जैसा वर्क करेगा, उसके हिसाब से तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7.0 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 9 था, सॉरी 81 है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 16.0 9 आ जाएगा, और 9.0 और इसको ऐड करेंगे तो आपका 16.0 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा था उसको भी क्लियर कर लीजिए। देखिए, आंसर तो यही सही है आपका, लेकिन रियल में आपको मालूम है 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 इंटीजर है और 2 भी इंटीजर, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आएगा ना, लेकिन कंप्यूटर क्या लेगा? 0 लेगा, क्योंकि इंटीजर को डिवाइड करता है तो रिजल्ट क्या है, कैसा आता है? इंटीजर आता है, तो 0 लेगा। और 47 का पावर 0 करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 49 का पावर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। हाँ, नहीं, किसी नंबर की पावर 0 करते हैं तो सिर्फ 1 ही आएगा, नंबर कोई भी हो, पावर 0 का मतलब 1 आएगा, तो ये 1.0 आएगा। और यहाँ पे 9.0 था, है ना, तो इसको ऐड करोगे तो 10.0 आ जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग कंफ्यूज हो गए कि ये तो दोनों आंसर दिए हैं, ये भी आंसर दिया है और ये भी आंसर दिया है। तो अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं कि आपका ये वाला आंसर आपका कंसीडर किया जाएगा। जो भी बच्चे ये वाला आंसर करके आएंगे वो उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर कहता है हम लोग उसको मानेंगे, हम लोग मैथ के हिसाब से नहीं चलेंगे, जो कंप्यूटर कहता है उसको मानेंगे। कंप्यूटर यहाँ पे आपका जावा का ये कहता है कि अगर इंटीजर डिवाइड करोगे तो इंटीजर में ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, और इंटीजर में अगर रिजल्ट आएगा तो इंटीजर का रिजल्ट तो 0.5 में 0 लेगा, और फिर 49 का पावर 0 करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 और इधर 9 आया तो 1 को 9 से जब ऐड करोगे तो आपका 10 बन जाएगा, तो 10.0 ही इसका आंसर आएगा। धोखे से भी ये 16 ना लगा देना। अब यहीं पे वो जो एक और बार समझा दीजिए, 16 वाला एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि 16 आप तब लिख सकते हो कि इन दोनों में से किसी को भी अगर 1.0 लिख दिया गया होता, जैसे मान लीजिए हम मतलब 1.0 या 2.0 लिख दिया गया होता, तो आपका यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ही निकलता, और स्क्वायर रूट आपका यहाँ पर 7 आता, 7.0 आता। क्योंकि ये सब इंटीजर हैं 1 और 2, इसलिए 0 आएगा, और किसी पावर 0 करोगे तो 1 ही आएगा, तो उसके हिसाब से आपका ये 10 आ रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर में जो चीजें करते हैं वही मानेंगे, जैसा लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए वो चीज नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मैथ भी थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं आप, जो जावा के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनके हिसाब से चलते समय। अगर आपको लगता है मैथ को इग्नोर करना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ इग्नोर कर रहे हैं, साफ साफ हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमें कंप्यूटर के हिसाब से ही चलना है। तो यहाँ पर बच्चों 10.0 आया, इसका लॉजिकल मीनिंग समझ पाए कि 10.0 क्यों आया? यस सर। और इसकी बिल्कुल चिंता ना करना, ये हमने सब प्रैक्टिकली करके देख लिया है, ठीक है। तो आपको करने की जरूरत नहीं है कि कई बच्चे सोचे कि नहीं यार हमारे हिसाब से तो 16.0 ही आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 10.0 ही आएगा, मैंने करके देख लिया है। उसके बाद देखिए, एन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू। आइडेंटिफायर वेरिएबल के नाम के लिए यूज किया जाता है, मेथड यानी फंक्शन के नाम के लिए, या क्लास के नाम के लिए, या ऑल ऑफ द अबव? बताइए। मैं आपको जानकारी दे दूं, आइडेंटिफायर का मतलब था कि इट इज अ नेम विच इज गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, उनको नाम को
रखने का जो तरीका है उसको, या नाम जो रखा जाता है उसी को आइडेंटिफायर कहा जाता है। और उसके रूल्स आपको बताए जा चुके हैं कि कोई भी नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो A to Z अल्फाबेट में होना चाहिए। अगर नाम के बीच में स्पेस है तो स्पेस को अंडरस्कोर साइन, या आप चाहें तो वो एक और साइन में था, एक अंडरस्कोर था, एक डॉलर साइन। डॉलर साइन। डॉलर। जी, दो ही कैरेक्टर यूज हो सकते हैं और कोई कैरेक्टर नहीं यूज हो सकता है। नंबर सर, नाम के बीच में नंबर लिखा जा सकता है? हाँ, बीच में लिख सकते हो या लास्ट में लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए नंबर से। ओके सर। और सर कीवर्ड ना हो। और कोई जावा का कीवर्ड ना हो, जैसे फॉर लिख दिया यहाँ पे तो फॉर तो फॉर लूप होता है, या ब्रेक लिख दिया तो ब्रेक तो लूप होता है। तो आपका ऊपर के वो चाहे जिसमें हो उससे कोई फर्क नहीं। लोअर अपर से कोई गड़बड़ नहीं होती कि आप Okay, चाहे sir. सारे वेरिएबल लोअर भी ले सकते हैं और चाहे वेरिएबल अपर भी ले सकते हैं। तो 4 तरीके के नाम होते हैं जावा में। वेरिएबल का नाम रखते हो तो वहां आइडेंटिफायर माना जाएगा। फंक्शन का नाम रखते हो, इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले, तो वहां पे नाम आइडेंटिफायर के द्वारा ही रखा जाता है। क्लास का नाम, और एक इसमें जो नहीं लिखा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम। समझ पा रहे हो, एक ऑब्जेक्ट का नाम भी होता है, तो वो भी आपका इसी में आता है। उसके बाद फिर देखिए यहां पर ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका ऊपर वाले का आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सी में आपने ए स्टोर किया, ये कैरेक्टर वेरिएबल है, ठीक है, कैपिटल ए है। और उसके बाद यहां सी के पहले आईएनटी लगा दिया, तो यहां पे बच्चों कितना आ जाएगा? सर 97। स्मॉल है। स्मॉल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सी के पहले आईएनटी लगा दिया, इससे 65। 65 67। 65 हो जाएगा। 65। और प्लस 32 कर रहे हैं तो ये आपका 97 स्मॉल आएगा। है। और 97 को जब n प्रिंट कराया गया तो कैर लगा दिया गया, तो इसका मतलब ये स्मॉल a बन जाएगा। तो ये यहां पर इस क्वेश्चन से, अब देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को रखने का मेरा उद्देश्य था कि बच्चा आस्काई कोड का नॉलेज रखता है या नहीं। अगर नहीं रखता है तो वो याद कर ले, क्योंकि कोई ना कोई आउटपुट आपका आस्काई कोड से रिलेटेड मिलना ही मिलना है, तय है। तो इसका मतलब सर एक डाउट है सर। सर इसमें अगर इंट सी की जगह सिर्फ कैपिटल ए लिख दे बिना ब्रैकेट्स के, तो सर उसको भी 65 ले लेगा? बिल्कुल, किसी भी कैरेक्टर के साथ कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होती है तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल देता है। ओके सर। हाँ, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कैरेक्टर के साथ कोई भी प्लस माइनस इनटू डिवाइड होता है तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल देता है। सर ये अगर आईएनटी ना लगाते तब भी? हाँ, अब यहीं पे देखो, ये सोचने वाली बात। अगर ये हम आईएनटी हमने ये, अच्छा ये टाइप कास्टिंग का कौन सा रूप है आईएनटी लगा देना बच्चों? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अगर हम यहाँ पे आईएनटी हटा देते तब भी वही रहता, क्योंकि ये 32 नंबर है और नंबर के साथ कैरेक्टर जुड़ेगा तो नंबर अपने आप को 65 में बदल देगा, ये कैरेक्टर अपने आप को 65 में बदल देगा। अगर ये आईएनटी हटा दिया तो कौन सी टाइप कास्टिंग का फॉर्म है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप। इम्प्लिसिट। बिल्कुल, तो ये सही रहेगा। और अगर ये यहाँ कैर हटा देते तब आपका 97 प्रिंट हो जाता। यस सर। हो गए सबके डाउट क्लियर? यस सर। यस सर। मैट्रिक यूज हो रहा है ना सर, अगर दोनों वेरिएबल होते तब भी कन्वर्ट हो जाता। दोनों वेरिएबल मतलब अगर सी प्लस और 32 की जगह कोई वैल्यू दे देते उसकी एज, मतलब जो भी रहती। हाँ बिल्कुल, देखो अगर हम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं ऐसे, जैसे कि a प्लस बी, तो आपके हिसाब से तो दोनों कैरेक्टर है, लेकिन बीच में लगा है प्लस, तो प्लस का मतलब है कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन अगर किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल के साथ होगी या कैरेक्टर वैल्यू के साथ होगी तो अपने आप को आस्काई कोड में बदल देंगे। इस चीज को याद कर लो बच्चा। तो यानी ये नंबर आप नंबर में कन्वर्ट हो जाता अपने आप। इस चीज को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, और देखो यस सर। कई बच्चे और कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ स्ट्रिंग एस लिख दिया, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, अब तो आप तो नहीं होगा। हाँ, अब आप यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? ए बी आ जाएगा। ए बी आ जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, ए बी आ जाएगा। अभी हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। सर कॉन्कैट लगाते तब नहीं, देखो यहाँ पे मैंने ए दे दिया, क्योंकि उस लाइन को गौर से सुन नहीं रहे हो आप लोग। 131 आएगा। और यहाँ पे हमने 131 सॉरी, ये हो जाएगा बी, ठीक है। और इसको हम किसी स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं।
सर बीच में प्लस का साइन। अभी लगाएंगे। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, और फिर आप इसको बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। और यहां पे s को प्रिंट करा दिया जा रहा है। क्या गड़बड़ दिखाई पड़ रही है? हाँ देखो एरर भी आ गई है। क्या एरर आ गई है? इनके हिसाब से ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। सर उनको डबल ब्रैकेट्स में होना चाहिए, डबल कोट्स में, तब होगा। वो तो सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बस इतना चेंज कर दें, देखो यहाँ पे हम डबल कोट्स लगा दे रहे हैं ऐसे, तो हमने यहाँ पे कोई खास काम तो नहीं कर दिया है। अब देखो कोई एरर आई? नहीं आई। तो यहाँ पे हम ये दिखाना चाह रहे थे कि ए और बी हम भले ही स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे थे, लेकिन स्ट्रिंग में डायरेक्ट ये अपने आप को क्या कर रहा है, नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है। नंबर कैसा होगा? इंटीजर टाइप का होगा, तो इंटीजर स्ट्रिंग में स्टोर नहीं हो सकता, इस वजह से इसको दिक्कत हो रही थी। मतलब आउटपुट भले ही नहीं आया, लेकिन इसमें स्टोर नहीं हो पा रहा था, इसलिए दिक्कत उसको हो गई, क्योंकि उसको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए और यहाँ पे आपका कैरेक्टर ऐड करके नंबर। अब देखो दूसरा इसका रूप एक देख लो। मैं इसको सर अगर जैसे स्ट्रिंग, सर अगर जैसे स्ट्रिंग में नल सेव करवा के फिर a प्लस b करेंगे तो नंबर आ जाएगा। देखो बेटा, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग हटा ही दिया, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, अब आपकी कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रिंग में स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। और बाकी जो हमारा कहना था कि ये अपने आप को ASCII कोड में बदल देगा, उसको भी देख लो। फंक्शन तो यही था। कोई दिक्कत नहीं है, अभी काफी समय खुला है सुबह से, हो सकता है उसकी कोई दिक्कत आ गई हो, लेकिन ये अपने आप को ASCII कोड में बदलेगा। अभी आपने एरर से यही पहचाना था कि वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है और स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए डायरेक्ट, इस वजह से ऐसी एरर आ रही थी। सर एक बात पूछनी है सर, अगर क्या कहते हैं सर, एक ch1 इज इक्वल टू a ले और ch2 इज इक्वल टू b ले, है ना सर, और उनको स्ट्रिंग में 1 + 2 कर दें तो सर तब होगा? यही तो हो रहा था डायरेक्ट। अगर ch में ना भी स्टोर करें तो वैल्यू तो वही थी। यस सर। और हमने वहां डबल कोट्स लगा दिया था, तो डबल कोट्स का मतलब पहले स्ट्रिंग मिल गई, और स्ट्रिंग के साथ कैरेक्टर ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि तो सर वो नंबर बन के आ जाएगा उधर वापस। वापस? वो नंबर नहीं बनेगा बच्चा, जो मैंने ये लिख दिया था तब वो नंबर नहीं बनेगा, यहाँ पे समझो। नो सर, जैसे स्ट्रिंग में आपने नल करवाया फिर a + b कर दिया। नल कराने की जरूरत नहीं है। देखो स्ट्रिंग s इक्वल टू ये लिखा मैंने, और इससे पहले मैंने क्या कर दिया था, डबल कोट्स लगा दिए थे। अब बच्चों इसका आउटपुट s में क्या जाएगा? सर ए बी जाएगा, क्योंकि इसको स्ट्रिंग मिल गया ना, और स्ट्रिंग के बाद में कुछ भी लिखोगे तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, अपने आप को कॉन्कैट कर देता है। तो सर अगर टू स्ट्रिंग यूज करते तो सर डायरेक्ट हम लोग को ये करने की जरूरत नहीं पड़ती सर, जो हम लोग ने इन्वर्टेड कोट्स लगाए हैं। टू स्ट्रिंग, अच्छा वो फंक्शन, हाँ सर, तो जो वैल्यू आती है वो उसमें स्टोर हो जाती है। वो एक दूसरा केस है। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं उस पर ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है? ज्यादा डिस्कशन हो गया, बाकी क्लासेस चलती रहेंगी। सर इसकी ASCII वैल्यू कब प्रिंट होती? ASCII वैल्यू जो मैंने अभी लास्ट में लिखा था कि a + a किया था, a + b किया था, ASCII वैल्यू आएगी ऐड होकर। ओके सर। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक और ये कंफ्यूजन वाली बात है, कोई बच्चा पूछ रहा था, यस सर मैंने पूछा था, व्हाट डज द स्टेटमेंट system.out.println, और इसमें 12 डिवाइडेड बाय 0 कर दिया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, आपको पता है मैथ में भी कि 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो अब तो लॉजिक हो गया, ये एक एरर रन टाइम। तो अब आप यहाँ पे क्लियर करो कि ये लॉजिकल एरर है या रन टाइम एरर है, क्या आएगा? रन टाइम। सर लॉजिकल रन टाइम होगा। अच्छा ठीक है, ओके। अब हम जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। इसमें कोई आउटपुट आएगा नहीं आएगा?
नो सर। नो सर, नो सर। लॉजिकल है। इंफिनिटी अगर आउटपुट नहीं आएगा तो आउटपुट ना आना, और लॉजिकल एरर में आपको याद दिलाया गया था कि आउटपुट आता है, गलत आउटपुट आएगा लेकिन आउटपुट तो आता है, और इसमें आप कह रहे हो आउटपुट नहीं आएगा, तो लॉजिकल एरर कैसे हो गई? फिर से एक बार ध्यान रहो, कंपाइल टाइम एरर या सिंटैक्स एरर, उसमें प्रोग्राम रन ही नहीं होता है, कंपाइल टाइम पे ही फंस जाता है। और रन टाइम एरर में प्रोग्राम कंपाइल होता है, प्रोग्राम रन होता है, लेकिन आउटपुट नहीं आता है। और अगर प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ, रन भी हो गया और आउटपुट भी आ गया, लेकिन आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, यानी कि आप 2 नंबर का सम चाह रहे थे तो उसके हिसाब से आपका सम आना चाहिए, लेकिन आ रहा है माइनस, तो आपने ऑपरेटर कहीं माइनस का लगा दिया होगा धोखे से, तो इस वजह से वो माइनस रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट तो आया, लेकिन एक्चुअली बात यहां पे ये है कि लॉजिकल एरर कोई एरर नहीं होती है, वो हमसे कहीं ना कहीं कुछ मिसलीडिंग, कुछ गलत काम हो गया कि हमें प्लस लगाना था, हमने माइनस लगा दिया, हमने ग्रेटर देन लगाना था, हमने यहाँ पे लेस देन लगा दिया, तो आउटपुट तो आएगा ही, उसमें कोई गलती बात है ही नहीं। मान लीजिए हम वो कोई वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता है, तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना चाहिए था 18, और मान लीजिए हमने इक्वल टू लगाना भूल गए, तो इफ में था कि यू कैन वोट और एल्स में था यू कैन नॉट वोट। अब हमने आउट इनपुट में दे दिया 18 और हमने इक्वल साइन नहीं लगाया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो चेक नहीं हो पाएगा, और 18 तो आपका वोट डाल सकते हैं, तो वो कहां चला जाएगा? एल्स में, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगाया है। तो ये हमसे एरर हो गई ना, तो जो यूजर से एरर हो जाए, सिंटैक्स एरर नहीं है कोई, तो इसका मतलब वो लॉजिकल एरर है। और रन टाइम एरर का मतलब प्रोग्राम रन होते समय कोई ऐसी एरर आएगी, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी एनोमलस कंडीशन जिसकी वजह से प्रोग्राम रुक गया और आउटपुट नहीं आया, तो वो रन टाइम है। तो ये फिलहाल रन टाइम एरर आपकी काउंट की जाएगी। समझ गए सब लोग? यस सर। क्वेश्चन मेरा ये था सर, थ्योरी में एक जगह दिया कि उसमें नैन होगा आंसर। हाँ, तो वो मैंने चेक कर लिया, वो नैन नहीं है, क्योंकि इसमें नैन भी लिख के नहीं आ रहा है। और नैन स्पेशली किस में लिख के आता है? जब आप किसी भी माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालते हो, तब नैन लिख के आ जाता है। ओके सर। सर कुछ कुछ स्कूल्स में दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं, हाँ, मतलब लॉजिकल एरर भी सही दिए हो सकते हैं, लेकिन जो फिलहाल हमने बताया कि लॉजिकल एरर को स्पष्ट रूप से आप समझो कि आउटपुट कोई ना कोई आया होगा, अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो वो लॉजिकल एरर नहीं है। सर एक बुक में दिया गया था सर कि एसओपीएलएन के अंदर इसमें math.sqrt 24 - 25 कर दिया था, तो सर वो कौन सा एरर हुआ? अरे 24 - 25 करोगे तो रन टाइम माइनस में वैल्यू आ गई ना। हाँ सर। और माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं, तो वो उसमें क्या करेगा? नैन प्रिंट करके दे देगा। तो नैन या तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया होगा नैन, ठीक है, और नहीं तो क्योंकि नैन आउटपुट विंडो तक पहुंचा दिया उसने नैन प्रिंट कराने के लिए, तो उसको आप लॉजिकल एरर कह दो। ओके सर। क्योंकि आउटपुट विंडो खुल गई ना। यस बेटा, फिर से बताएं। सर 10th वाले का आंसर क्या होगा? 10th वाले का आंसर आपका ये रन टाइम एरर, क्योंकि इसमें आपका आउटपुट विंडो खुल के नहीं आएगी, प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। मैं बताओ इसको अभी एक बार चला के दिखाई देता हूँ आपको। अगर सिंटैक्स में अगर हम कुछ गलती कर देते हैं प्रोग्राम लिखने में, तो सिंटैक्स एरर आ जाता है। सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर हो गई। सर ऑप्शंस में दिखा रहा है नो एरर, यानी NaN लिख रहा है उसमें। हाँ, तो ये सिंटैक्स एरर है ही नहीं, ये लॉजिकल एरर बता रहा हूं ना मैं। यस सर, यस सर। सॉरी, लॉजिकल नहीं, रन टाइम एरर। देखो अभी दिखा रहा हूं। अगर सही काम कर जाए, क्योंकि अभी उसके लिए काम नहीं किया था इसने, एक बार मैं फिर से चेक करूं, आ जाए तो आ ही जाए। हो सकता है हम लोग देख ही नहीं पाए। देखो ये अभी बच्चों वहां पे हम लोग आउटपुट नहीं देख पाए थे कि 2 कैरेक्टर अगर ऐड कर रहे हैं, तो देखो न्यूमेरिक वैल्यू आ गई आपकी। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये चीज उस समय नहीं आई थी, तो फिर आपका कंफ्यूजन बना रहता। देखो मैंने डायरेक्ट कैरेक्टर ऐड करके इसमें स्टोर कराया है। ओके, अभी मैं वो वाला आउटपुट दिखा दे रहा हूं आपको।
अब देखो, अभी यहीं पे समझ लो, देखो यहाँ पर ये मैं प्रोग्राम रन करा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन अंदर डाल दिया है, और अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कंपाइल करा रहा हूँ, यहाँ पे एरर आ जा रही है आपकी, ठीक है, ये एरर आ जा रही है, एक्सपेक्टेड करके कुछ गलत बता रहा है। तो ये क्या है, ये सिंटेक्स एरर है या कंपाइल टाइम एरर है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने वो चीज सही कर दी, ये चीज मैंने सही कर दी। अब देखिए नीचे अभी भी कुछ रह गया है। सर आपने ब्रैकेट ज्यादा लगा दिया है। नहीं, ये ब्रैकेट इसका खुला। सर अच्छा, ओके ओके ओके, एसओपीएलएन होने नहीं चाहिए, तो पहले से लगा था ना, ये रहेगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो इसने नो सिंटेक्स एरर दिखा दिया, यानी कि स्टेटमेंट जो आपने लिखे हैं उसमें कोई गलती नहीं उसके हिसाब से। अब आउटपुट पे ध्यान देते हैं। अब देखिए आउटपुट आते समय ही रोक दिया उसने, और यहाँ पे प्रॉपर रूप से लिख रहा है कि ये java.lang बता रहा है कि अर्थमेटिकल एक्सेप्शन है, और क्या एक्सेप्शन है, वो डिवाइड का साइन लगा है, तो इसको पढ़ेंगे डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन पढ़ेंगे इसको, समझ गए? यस सर, ये रन टाइम एरर हुआ। तो ये रन टाइम एरर हो गया। अब देखो यहां पर हम डिवाइड करना चाह रहे थे, मान लीजिए 2 से डिवाइड करते तो बच्चा आउटपुट क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। तो 6 आता, लेकिन हमने क्या कर दिया, धोखे से हमने यहां पर डिवाइड की जगह पर प्लस लगा दिया टाइपिंग करते समय। तो देखिए कोई एरर नहीं आई, नो सिंटेक्स एरर, और प्रोग्राम यहाँ पे जब रन कराएंगे सर लॉजिकल एरर हो जाएगी। हाँ, बस वही सेंस समझाना चाह रहा हूं मैं। और ये मैंने यहाँ रन कराया, तो प्रोग्राम देखो यहाँ पर आपका रन भी हो रहा है, और रन होने के साथ साथ आउटपुट भी विंडो आ गई। तो यहाँ पे डिवाइड के हिसाब से तो हमारा कुछ और रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन ये तो कुछ और आ रहा है। तो ये प्रॉपर जो आपने लिखा है उसके हिसाब से रिजल्ट आया, लेकिन जो हम चाहते थे वो रिजल्ट नहीं आया, इसलिए उसको लॉजिकल एरर कहेंगे। तो यहाँ कोई ये रियल में एरर थोड़ी ना है, इसको कह दिया गया कि जब डिजायर्ड आउटपुट ना आए तो उसको लॉजिकल एरर कह देना, समझ गए? और सर NaN क्या है मतलब? NaN का मतलब नॉट अ नंबर। मैथ के हिसाब से किसी चीज को आप जो है माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो नॉट अ नंबर के रूप में एरर शो करता है। ओके सर। और वो भी इंफॉर्मेशन आपको देता है। नैन का मतलब आपका जो मैथ में पॉसिबल नहीं है वो आपने करके दिखा दिया, तो उसको कोई ना कोई रिजल्ट इमेजिनरी अंदर से बन रहा है, लेकिन आपका वो आउटपुट के रूप में ना दिखाकर नैन कह दिया गया, नॉट अ नंबर कह दिया गया। अब सिर्फ math.sqrt के साथ ही नैन आता है जब उसमें माइनस हो, और नैन नहीं आ सकता। math.sqrt का ही मैंने एग्जांपल ही बताया है आपको, कि अगर किसी भी माइनस वाली वैल्यू का, आप देखो मैं दिखा रहा हूं, और कोई एग्जांपल नहीं दिया था मैंने बेटा। ओके सर। math.sqrt, और यहां पर मैंने दे दिया 2 माइनस क्वेश्चन है सर 12, 2 माइनस 12 कर दिया बच्चों। तो इसके हिसाब से ये कितना आ जाएगा, माइनस होकर -2 -10 आ जाएगा। -10 का हम math.sqrt 0 पे कोई एरर आएगी? एक मिनट देख लो, तो वो भी कर लेंगे। तो ये नो सिंटेक्स एरर आ रहा है, यदि कोई सिंटेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम इसको रन करा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे नैन लिख के आ गया प्रॉपर, और आपकी विंडो भी खुल के आ गई और नैन भी है, तो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि नॉट अ नंबर है ये। तो ये आपका आउटपुट विंडो पे आ गया है, इस वजह से हम इसको लॉजिकल एरर मान रहे हैं, कि लॉजिक के हिसाब से हमें पता होना चाहिए था पहले से कि माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, फिर भी हमने निकालने की कोशिश कर दी, तो कुछ ना कुछ आउटपुट वो बताएगा ही, तो उसके हिसाब से ये है। लेकिन कई लोग मिसकैप्शन है कि कई लोग इसको रन टाइम एरर भी मानते हैं, तो अगर आपको जो है लॉजिकल एरर ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको रन टाइम एरर ही लगाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। सर तो नैन और लॉजिकल एरर सेम होते हैं? अरे यार दिमाग ना खराब। अरे सर पूछ ना ये सब सर। अच्छा 10th वाले में आंसर क्या होगा फिर, रन टाइम एरर या फिर लॉजिकल एरर्स?
वो तो मैंने रन टाइम एरर बता दिया आपको बच्चा, कि उसमें आउटपुट विंडो नहीं खुली थी। ठीक, अभी चला के भी दिखाया था। अब देखो जीरो का भी स्क्वायर रूट देख लो, तो जीरो का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, माइनस वाली वैल्यू का नहीं निकाला जा सकता है। अब जीरो का स्क्वायर रूट जीरो आ गया आपका, समझ गए प्रथम? यस सर। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछा गया है, इसका रन टाइम एरर हो गया, ठीक है। राइट द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे स्टार्ट्स विद और रैंडम फंक्शन कहा गया। फिर सी होगा इसमें। हाँ, तो स्टार्ट्स विद तो आपका ट्रू फॉल्स देता है कि कोई भी वर्ड की स्टार्टिंग किसी सेंटेंस में हो रही है क्या, या किसी सेंटेंस में कोई अलग से वर्ड मैंने जो दिया है वो वर्ड उस सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड है क्या। अगर है तो ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स देता है। और रैंडम फंक्शन रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, तो आपका ये तो ट्रू दे देगा और ये आपका क्या कर देगा। सर रैंडम का यूज बता दिए सर एक। रैंडम का यूज हमने बताया था आपको कि 0.0 से लेस देन 1.0 के बीच की वैल्यू देता है, यानी कि 0.0, 0.1, 0.2 ऐसे 0.9 तक, और वो भी रैंडमली देगा, यानी कि वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी, कभी भी ये आउटपुट सेम नहीं आएगा इसका। हर बार चेंज कराओगे, मतलब हर बार रन कराओगे, हर बार वैल्यू बदल देगा। चलिए, इसको कई बच्चे एक्चुअली बहुत अच्छा रहता है, मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि प्रैक्टिकली चीजों को समझिए। मैंने भी अपने लाइफ में चीजें प्रैक्टिकली ही करके देखी, तब मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वही मैं आपको बताता हूं। नो सिंटैक्स एरर। तो देखिए इसमें इसने 0.86 दिया है। अब देखो मैंने कहा कि वो 0.0 से लगाकर लेस देन 1.0 के बीच की वैल्यू देता है। अब देखिए 86 आया था अभी ये, और फिर से हम रन करा रहे हैं। यही कर लेते हैं। अब देखिए किसने क्या कर दिया, 94 कर दिया। फिर से एक बार रन करा लो। अब देखिए 26 कर दिया। कुछ समझ में आ गया किसी ये सर चेंज हो रही है बार बार वैल्यू। रैंडम का मतलब है रैंडम वैल्यू जनरेट करना। तो ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि हम लोग वो नहीं इंटरनेट पे ईमेल आईडी वगैरह बनाओ तो कैप्चा कोड डालता है, कैप्चा कोड हमेशा बदलता रहता है। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। सर अगर रैंडम नंबर हम लोग को जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए, मतलब 1 2 3 4 26 25। हाँ बिल्कुल, तो इसको इंटू 10 कर दो। ये बोर्ड में आया भी था, इंटू 10 कर दो। अब अगर ये दिया है तो पूछा जाएगा अब ये कौन सी वैल्यू जनरेट करेगा। तो किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू को इंटू 10 कर दोगे तो क्या आएगा सर? वो इंटीजर टाइप में आएगा? नहीं आएगा, रहेगा तो पॉइंट में ही, लेकिन एक वैल्यू इंटीजर में आ जाएगी। एक हाँ सर। यस सर। यस सर। तो उतना ही फर्क पड़ेगा। और ऐसे इनको 100 कर दे तो 2 डिजिट आ जाएंगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। देखो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्योंकि उसने अगर हम इंटू 10 ना करते तो 0.554 देता। बेटा म्यूट रखो अपनी आवाज। सर मुझे चीज बताइए, वहां पर इंटीजर से पार्स कर दे तो फिर वही 5 लिख के आ जाएगा सिर्फ। वो आपके पास बहुत समय है, आप करते रहिए, लेकिन ओके सर। बेसिक चीज आपको समझ में आ जाए, बस उतना ध्यान रखो। सर इस पर केस हम लोग का स्ट्रिंग को चेक करता है सर, कि कैरेक्टर को ही मतलब चेक करता है कि है उसमें ये तो खाली ये बता दो, इज अपर केस जो है स्ट्रिंग का फंक्शन है या कैरेक्टर का? सर कैरेक्टर का। तो फिर स्ट्रिंग को क्यों चेक करेगा? वो स्पेशली कैरेक्टर के लिए ही डिजाइन किया गया है। ओके सर। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर कंडीशनल ऑपरेटर को और क्या कहते हैं बच्चों? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। ये बहुत अच्छी बात है, आता है सबको। फिर उसके बाद स्कूल नाम का एक स्ट्रिंग दिया गया है, उसमें सब स्ट्रिंग यूज किया गया है, और यहाँ पे
0,5 लिया है, इसका मतलब कहां से कहां तक तोड़ना एच ओ सर ए वाला सर एच ओ सर एक कम तोड़ेगा। हाँ, मैं एक्चुअल में जो मैंने पूछा उसका जवाब देना चाहिए था। ये 0 से 4 तक का तोड़ेगा, तो 0 नहीं 2 से 4 तक का, 0 1 2 से 4 ये हुआ। अब यहाँ पे 2 से तोड़ना चाह, 2 बार 1 है तो 2 पर 1 हो गया। ओके 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेगा और लेस देन 5 यानी 4 तक तोड़ेगा। तो 2 से स्टार्ट करेगा यानी कि H से स्टार्ट करेगा और 4 तक तोड़ेगा, तो HOO आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। और ये स्ट्रिंग आउटपुट में सबस्ट्रिंग फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। अब बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य समझ लो कि आपका स्ट्रिंग का आउटपुट आना ही आना है, कंफर्म। ऐसे बहुत जगह मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने के चक्कर में ये नहीं बता पाया कि और क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा भैया माइक का सही रखो क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में चल रही है। हाँ सर, अगर आखिरी लेटर भी लेना है तो सर उसमें 6 लगाएंगे हम लोग। देखो 0 1 2 3 4 5 लिखा है और आपको L भी चाहिए, तो आपको यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। 6 से एक कम लेगा तो 5 तक चला आएगा L। खाली 2 लिख दे तो सर आखिरी तक ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर खाली 2 लिख दे वो तो फॉर्मेट ही चेंज हो गया ना। 2 लिखने के बाद 2 से आखिरी तक पूरा तोड़ दे, ये था। ठीक है, उसके बाद है तो सर अगर नहीं तो सर अगर 6 लिखेंगे तो फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर नहीं आ जाएगी? नहीं 6 नहीं 2 कह रहा है वो। नहीं सर 2,6 लिखेंगे तो हाँ 2,6 लिखो कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि 6 वो लेता ही नहीं ना। 6 से पहले तक का लेगा 5 तक का, तो 5 का इंडेक्स नंबर है यहाँ पर। यस सर 5 इंडेक्स नंबर अवेलेबल है, इसलिए कोई एरर नहीं आएगी। हाँ अगर 6 को 7 कर दे तो 7 से कम यानी 6 तक तोड़ेगा और 6 वाला इंडेक्स नंबर ही नहीं है तो एरर आ जाएगी। सर इसका इम्प्योर फंक्शन होगा आंसर। यस सर द फंक्शन विच Yes, sir. changes the state of an object। तो आपका द फंक्शन विच डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये आपका प्योर फंक्शन। और इस चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये आपका इम्प्योर। हाँ ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी काफी कंफ्यूजन रहा होगा आप लोगों को, तो मेरा मोटिव इस क्वेश्चन को देने का क्या था वो भी मैं क्लियर करूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि चीजें सही लिखी हैं लेकिन फिर भी वो नियरेस्ट आउटपुट या नियरेस्ट रिजल्ट क्या होगा वो जानना चाहते हैं। नियरेस्ट से नियरेस्ट रिजल्ट क्या होगा वो जानना चाहते हैं। फिलहाल अपनी तरफ से बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉर लूप में इनवैलिड लग रहा है? सर ए। सर सी। ए वाला सर सी लग रहा है। अरे ए वाला। तो यहाँ पे समझ लो, देखो i इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाई 10, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन खाली i डिवाइडेड बाई 10 लिखोगे तो ये कहेगा नॉट अ नंबर, क्योंकि रिजल्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका ए वाला सही है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग इसकी सही है, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन भी इसने सही लगाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये i डिवाइडेड बाई 9 जब करेगा तो स्टोर किस में करे, ये गलत है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगता है इसमें। अगर लगा देते तो सही हो जाता कि यहाँ पे ऐसे लिख देते i डिवाइड इज इक्वल टू 9 कर देते तो सही हो जाता, क्योंकि इस लाइन का मतलब ये लाइन होता है। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, ये आपका फुल फॉर्म है, तो ये इसको इसकी जगह पे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल स्टोर नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये गलत है। बाकी देखिए सी वाला पता नहीं क्यों तुम लोग गलत बता रहे हो। 20 से 2 से बड़ा है और माइनस माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों लूप में एक और चीज याद रखना कि चाहे i प्लस प्लस i माइनस माइनस लिखें या माइनस माइनस i लिखें, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो चेंज जो भी होगा वो अगले स्टेप पे ही तो यूज होगा। यहां थोड़ी ना कुछ यूज होता है। यूज कहां होता है? कंडीशन पे यूज होता है। तो कंडीशन पे जब पहुंचोगे तो i माइनस माइनस लिखा होगा तब भी वही वैल्यू पहुंचेगी, और माइनस माइनस i लिखा होगा तब भी वही वैल्यू पहुंचेगी। यहाँ तो कोई यूज नहीं हो रहा है, इसलिए लूप में कभी भी प्लस प्लस आई या आई प्लस प्लस का कोई फर्क नहीं होता है जब तक वो किसी दूसरे स्टेटमेंट के साथ अटैच ना हो या एसओपीएलएन में ना दिया गया हो तब तक। बाकी देखो इसमें भी कोई गलती नहीं, 7 से 77 लेस देन तक चल रहा है और प्लस 7 7 बढ़ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या था? पहला वाला।
क्लियर हो गया? यस सर। यस सर, क्लियर हो गया सर। ओके, उसके बाद सर इंपोर्ट सर पैकेज, हाँ यहाँ पे पैकेज। हाँ एक मिनट, कीवर्ड इज यूज टू एक्सेसिंग द फीचर्स ऑफ पैकेज। इंपोर्ट। हाँ Import. यार, ये तो सब सर इंपोर्ट अभी इक्वल्स टू इंक्लूड ऑल द मैथमेटिकल क्लासेस एंड फंक्शन। इंपोर्ट सॉरी, बहुत अच्छा प्रयास। तो इंपोर्ट्स का यूज हम लोग करते हैं किसी भी पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए, जिससे कि उस पैकेज के प्रीडिफाइंड क्लासेस और फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। बहुत अच्छी बात, गुड। उसके बाद आप ये वाला बताइए भाई, ये वाला गार्बेज वैल्यू। जीरो जीरो सर जीरो जीरो। हाँ देख के बताइए। सर दो आउटपुट मेरे पास आए, Zero. एक में कहा गया गार्बेज वैल्यू, एक में कहा गया जीरो, और कोई जीरो। और तीसरा कोई आउटपुट किसी का नहीं है। क्योंकि सर जब एरे में जब कोई वैल्यू नहीं डाली जाती तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो जीरो आउटपुट दे देता है। ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी, कि जब एरे में कोई वैल्यू नहीं डाली जाती तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो दे देता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ब्रैकेट दूसरे यूज हुए ना सर? हाँ, आपने क्या कहा? सर ब्रैकेट्स का, दूसरे ब्रैकेट्स का यूज हुआ है, एरे ब्रैकेट्स नहीं है सर इसमें। अरे भैया वो करली ब्रैकेट ही लगे हैं, एरे के ही हैं ये। यस सर, वो इनिशियलाइजेशन वाला भूल गए क्या? बाइनरी सर्चिंग में भी यही ब्रैकेट लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एरे कहीं भी होगा, कोई उसमें इनिशियलाइजेशन करोगे फिक्स्ड वैल्यू का तो यही ब्रैकेट लगते हैं और कोई नहीं लगता है। अब देखिए, इसका सही आंसर है गार्बेज वैल्यू। इसका सही आंसर है गार्बेज वैल्यू। अब यहां पर अगर इसका ऐसे, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है ना, अगर ये ऐसे लिखा होता है, ये BAT की जगह पर BAT डॉट लेंथ लिखा होता है, ये ब्रैकेट गोल वाले ब्रैकेट में लिखा होता है, तब क्या आता है बच्चों? जीरो आता सर। तब आपका ये जीरो सही है। लेकिन यहां पर इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है तो इंडेक्स नंबर कहां से क्रिएट हो जाएगा? इसलिए इसको गार्बेज वैल्यू कहेंगे। और वैल्यू आएगी, इसको एरर ना समझ लेना, कुछ भी उठ पटांग प्रिंट कर देगा, कोई भी मेमोरी से वैल्यू उठाकर आपकी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। समझ गए सब लोग? यस सर। अगर हो रहा हो तो बताओ, इसको चला के दिखा दे। नो सर, सीधा गार्बेज वैल्यू लिख के आएगा ना? नहीं, गार्बेज वैल्यू लिख के नहीं आएगा। जैसे जो कोई ऐसी वैल्यू जिसका कोई सेंस ना निकल रहा हो वो गार्बेज वैल्यू कही जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दें, 2A9 $P ऐसे करके कुछ लिख दें तो इसको गार्बेज वैल्यू कहोगे। या यहाँ पे ओके सर, कुछ ऐसे ऐसे करके साइन बन के आ गया, इसको गार्बेज वैल्यू कहोगे, जो नॉनसेंस वैल्यू हो। ओके, उसके बाद देखिए सर दूसरे वाले का एग्जिट होगा। हाँ, अब आप अपने हिसाब से सोच के बताइए। क्योंकि सिस्टम डॉट एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम के लिए। यस सर, एग्जिट होगा। बिल्कुल, कंट्रोल स्टेटमेंट तीन ही होगा। आपका जो है ये सिस्टम डॉट एग्जिट ही यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट द लीगल फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट? देखिए, ब्रेक लीगल है क्योंकि आपको लूप से बाहर निकलना होता है या स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकलना होता है तो ब्रेक लगाते हैं। रिटर्न आपका लीगल है कि आप जब किसी फंक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं तो वैल्यू रिटर्न करते समय तो आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। और कॉन्टिन्यू जो है आपका जो है क्या करता है? कॉन्टिन्यू लूप को बार बार अपडेट फॉर्म में, अपडेशन पार्ट में, या वाइल या डू वाइल लूप में सीधे कंडीशन पार्ट में भेज देता है। ठीक है, तो अब एग्जिट ही बचा कायदे में देखा जाए। लेकिन कई मायने में यहाँ पर अगर देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या सिचुएशन है कि रिटर्न के आगे कोई ना कोई वैल्यू लिखी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे जैसे ब्रेक कहें तो ब्रेक के आगे कुछ नहीं लिखा होता, इतना ही होता है स्टेटमेंट। कंटिन्यू के आगे कुछ नहीं लिखा होता, इतना ही होता। लेकिन रिटर्न के आगे तो लिखा होता ना कोई वैल्यू रिटर्न करना। बताओ। यस सर, यस सर, पैरेंथेसिस में होता है। हाँ, पैरेंथेसिस लगाओ या ना लगाओ। जैसे आपने लिखा रिटर्न और आपने यहाँ पर
गोल वाले ब्रैकेट में चाहे 01 या कोई वेरिएबल का नाम लिखा और चाहे खाली रिटर्न लिखकर आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ये आपका 0 स्पेस देकर ऐसे। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एग्जिट स्टेटमेंट गलत कहां से हो गया? ये प्रोग्राम से बाहर आने का तरीका है कि आप उसके आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं कराना चाहते हो, तो एग्जिट से एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हो, इसलिए एग्जिट बनाया गया। और खाली रिटर्न लिखकर सेमीकोलन लगा दिया, ये कहां का नियम है? तो हम आपको यहां पे याद दिला दें एक बार कि किसी भी फंक्शन में वॉइड लिखा है, वॉइड, और यहां पे आपने यहां पे कंप्यूट लिख दिया, मान लीजिए कंप्यूट, ठीक है। और उसके बाद अब यहां पे आपने कोई इफ कंडीशन लिखी a ग्रेटर देन 10, और उसके बाद फिर आपने यहां पे रिटर्न सेमीकोलन लगा दिया। अब बताओ इस प्रोग्राम में क्या आएगा? कोई एरर आएगी या क्या आएगा? या क्या सेंस रहेगा इसका? नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा उसमें। नहीं, मतलब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने का क्या मतलब रह रहा है, ये बताओ खाली। कोई एरर आएगी? यस सर, एरर आएगी। हाँ, रन टाइम एरर आएगी। यही मैं क्लियर करना चाहता हूँ सर। एरर आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी बच्चों। यहाँ पर रिटर्न दो तरीके से यूज किया जा सकता है, एक वैल्यू लेकर। सर एरर आएगी क्योंकि रिटर्न में वैल्यू रिटर्न होती है और वॉइड डज नॉट रिटर्न एनी टाइप। बिल्कुल सही है। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ हम कहाँ वैल्यू कोई रिटर्न कर रहे हैं? कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं क्या? कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो एरर क्यों आएगी? चलिए अच्छा आपको दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है जो टीचर्स को भी कंफ्यूज कर देती है कि ये तो बिल्कुल सही बात है, गलत बात है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, देखो ये हमने वॉइड से फंक्शन बना रखा है, ठीक है, और इसमें हम रिटर्न यूज करके दिखा रहे हैं। देखो कोई एरर आती नहीं आती है। मैं ये कह रहा हूं कि वो रिटर्न के लिखने से कोई एरर नहीं आएगी, बस फर्क इतना ही है कि एक वैल्यू लेकर रिटर्न कर रहा होता है, एक विदाउट वैल्यू लिए रिटर्न कर रहा है, इतना ही फर्क है खाली। तो हमने लिखा 12 इज ग्रेटर देन सपोज दैट 2, अगर है तो यहां पर रिटर्न लिख दिया, रिटर्न ऐसे लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहां पे कंपाइल करा दिया। देखो कोई एरर आई? नो सर, नहीं आई। और यहीं पे अगर हम वैल्यू रिटर्न कर रहे होते, जैसे सपोज दैट 0 लिख दिया, आप देखो अब एरर आ रही है, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है डू नॉट रिटर्न वैल्यू या डज नॉट रिटर्न वैल्यू, और ये तो 0 रिटर्न कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया ना। तो सर इसका आउटपुट क्या आएगा फिर? आउटपुट से मतलब नहीं, हमने कहा था इसका सेंस क्या। आउटपुट बनाना चाहे तो जो बनाना चाहे वो बन जाएगा, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है। हम तो खाली दिखाना चाहते हैं, खाली रिटर्न भी लिखा जा सकता है वर्ड में। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन का सेंस ये था कि ये फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट लीगल फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब वो लीगली यूज नहीं किया जाता है, लीगल फ्लो नहीं है। तो लीगल फ्लो आपका ये वाला स्टेटमेंट बी वाला नहीं है। और एग्जिट, आप प्रोग्राम से पूरा बाहर आना चाहते हो, कोई और तरीका है आपके पास? अगर प्रोग्राम से पूरा बाहर आना चाहते हो, आगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करें, कोई और तरीका है प्रहर्ष? बताइए। नो सर, सिस्टम डॉट एग्जिट यूज करना पड़ेगा। तो सिस्टम डॉट एग्जिट यूज करना पड़ेगा, तो ये आपका बिल्कुल लीगल है हर तरीके से। तो उसके हिसाब से ये वाला इनलीगल, क्योंकि इसको कभी यूज करता है कोई? सोचो अच्छा। नो सर, एरर तो नहीं आ रही है, लेकिन कोई यूज ही क्यों करेगा? खाली मूल्य रिटर्न क्यों डालेगा वर्ड में? इस वजह से इसको ये लीगल यूज नहीं मानेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट है। मतलब हाँ, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन कोई यूज नहीं करता है, यूजेबल यूज नहीं। इसका जो चीज यूज ना हो वो एक तरीके से इनलीगल समझ लीजिए आप, और जो चीज यूज हो रही है वो यूजफुल है, सीधी सीधी बात। तो उसके हिसाब से ये सही है आपका। समझ गए सब लोग? यस सर, यस सर। उसके बाद देखिए यहां पर प्रिंटिंग से रिलेटेड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से रिलेटेड बोर्ड कई बार प्रयास कर चुका है, करीब करीब हमें ऐसा लगता है 3 से 4 बार प्रयास कर चुका है कि बच्चों को इसकी नॉलेज सही मिल जाए, और हर बार बच्चे यहाँ पर गलती करके आते हैं। कई बच्चे यहाँ पे लैपटॉप पे चला के देख रहे होंगे आगे आगे बोलने के लिए, लेकिन वो ऐसा ना करें, अपनी सत्ता को पहचाने। सब लोग अपना अपना आंसर बताओ, यहाँ पे क्या हो सकता है? तब बी 18 लग रहा है। सर ए होगा।
कॉन्कैटिनेशन। अपने अपने सर हिसाब डी। से। ए होगा इसका आंसर, ए। सर बी पॉसिबल नहीं है। ओके, ए। तो देखिए ए और बी में चल रहा है, और कोई नहीं हो सकता, 18 नहीं आ सकता। ए होगा, सर ए होगा। 18 सर सर ए होगा, ए 18 होगा, इसलिए आएगा ए होगा सर। क्योंकि कोई डबल कोर्स यस सर, देख ही रहा है और सामने सर पूरा मैथमेटिकल फंक्शन अरिथमेटिकल लगा है। ऑपरेशन हो रहा है। सर नहीं 18 सर, तो होगा। पैरेटो नहीं है ना इसमें, मतलब तो स्ट्रिंग की सर जगह यूज 18 होगा। सर ए होगा सर 18 होगा इसका, सर चलिए, 18 बहुत इसमें अच्छे। अरिथमेटिक। यस सर। सर बी होगा लेकिन। तब बी होगा। बता तो रहे हैं, वो असल में कुछ बच्चे सर डी। चला के देख लिए हैं, तो इस वजह से सर उनको 18 नॉलेज हो गई। होगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ कि किसने क्या बताया है। बी कौन कौन कह रहा है? और मैं नाम बताओ, नाम। सब वृषल। वृषल बताओ, बी कैसे तुम्हारे हिसाब से होगा? इसको एग्जीक्यूट करके दिखाओ, बी कैसे होगा? सर कॉन्कैटेनेशन में सर नहीं होगा, तो इसीलिए सब जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, और सब में क्या कहते हैं अर्थमेटिक वो नहीं होगा, एडिशन अर्थमेटिक वे में। तो अगर आप बी कह रहे हो तो अर्थमेटिक नहीं होगा आप कह रहे हो, तो यहाँ पे ये 1 आएगा पहले, फिर ये 10 आएगा, और फिर एस की वैल्यू 5 थी, और फिर ये 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा, तो ये बी कहाँ बना? नो सर, मैं सर जो एस की वैल्यू वो सर ऐड होगी। स्ट्रिंग के पहले कॉन्कैट इससे पहले वाली ऐड हो जाएगी, उसके बाद वाली कॉन्कैट हो जाएगी। यस सर। यस सर, स्ट्रिंग के पहले कॉन्कैट नहीं होता है। चलिए, याद रहा आपको, धन्यवाद आप लोगों का। आप याद करो मैंने हमेशा आपको इसको जब, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बता दिया जाता है, आउटपुट स्टेटमेंट जब पढ़ाया जाता है, तो उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब तक डबल कोट्स मिल रहा है, डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग है, तो चाहे स्ट्रिंग वेरिएबल की बात हो रही हो, चाहे डबल कोट्स की बात हो रही हो, तो डबल कोट्स के आगे जितने भी प्लस होंगे, अगर वो सेपरेट गोल वाले ब्रैकेट में नहीं है, सेपरेट गोल वाले ब्रैकेट में अगर कोई चीज नहीं है, जैसे ये मैं सेपरेट गोल वाले ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो ये बीच गोल वाले ब्रैकेट में जो प्लस लगा है ये तो अर्थमेटिक करेगा, लेकिन ये गोल ब्रैकेट से बाहर जो लिखा है ये कॉन्कैट करेगा। तो सेपरेट गोल वाले ब्रैकेट में अगर नहीं, तो स्ट्रिंग के बाद लिखा हुआ जो भी प्लस है वो सब कॉन्कैटिनेशन ही करता है, लेकिन स्ट्रिंग से पहले लिखा हुआ जितना प्लस होता है, तो जो जस्ट नियरेस्ट प्लस है वो तो कॉन्कैटिनेशन करेगा, लेकिन उसके आगे और भी अगर प्लस है तो वो कॉन्कैटिनेशन नहीं करेंगे, वो अर्थमेटिकल करेंगे। तो यहां पे समझो, एस क्या है? एस आपका स्ट्रिंग में 5 स्टोर किया गया है, तो यहां पे तो ये 5 आ जाएगा, और इसके आगे क्योंकि ये 5 आपका स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसके आगे जितने भी लिखे हैं प्लस सब कॉन्कैटिनेशन करेंगे, यानी कि ये 1 1 अपना लिख देंगे। अब इधर आते हैं, तो इधर आए तो ये वाला जो प्लस है, ये वाला तो प्लस आपका कॉन्कैटिनेशन ही करेगा, लेकिन ये वाला प्लस क्यों कॉन्कैटिनेशन करेगा? तो ये अर्थमेटिकल करेगा, तो 10 और 1 11, तो यानी ये 11 दे देगा, उसके हिसाब से आपका बी आंसर सही होगा। ये भी प्रैक्टिकली सर मतलब अगर ऐसा कंडीशन हो तो सर जितने भी स्ट्रिंग के पहले दिए हैं उनको डायरेक्टली प्लस कर दे, उसके बाद में दिए तो उनको कॉन्कैट कर देगा। वही मैंने कहा, अभी कुछ नया नहीं कहा बेटा। स्ट्रिंग से पहले, स्ट्रिंग चाहे डबल कोट के रूप में हो चाहे स्ट्रिंग वेरिएबल के रूप में हो, स्ट्रिंग से पहले जस्ट पहले वाला प्लस जो है वो तो कॉन्कैटिनेशन है, उसके और पहले जितने भी प्लस हैं वो कोई भी कॉन्कैटिनेशन नहीं करेंगे, बस इतना याद रखना। यस सर, यस सर। और स्ट्रिंग के बाद जितने प्लस हैं अगर गोल वाले ब्रैकेट में सेपरेट नहीं है तो वो भी कॉन्कैटिनेशन ही करेंगे सब, अगर सेपरेट गोल वाले ब्रैकेट में है तो वो अर्थमेटिकल कर देंगे। और ये सिर्फ प्लस के साथ है, मल्टीप्लाई इनटू डिवाइड का इससे कोई लेना देना नहीं, वो चाहे किसी रूप में दिया हो वो अपना ही काम करेगा। तो आपका ऑप्शन बी सही है। सारे बच्चों क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। फिर उसके कॉन्सेप्ट हैविंग मोर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सर। बहुत अच्छा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सभी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में है इस समय, समझ लीजिए कि ये कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग थोड़ा नया लग रहा था इसलिए मैंने ये दे दिया, वरना कंस्ट्रक्टर का एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आपका मिलने मिलना है, ये कंफर्म है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मैंने यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के रखे हैं जिनका सेम क्वेश्चन अगर नहीं आया तो उससे रिलेटेड उसी टॉपिक के अंदर या उसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक नया क्वेश्चन बना हुआ आपको मिलना ही मिलना है। इस चीज का गौर कीजिएगा, ये नॉर्मल पेपर ना समझिएगा बिल्कुल भी। ओके बच्चों, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूं। एमसीक्यू तो हो गया, अब यहाँ पे तो सीधे वैल्यू चेक करवानी है आपको।
कहीं लिखने में गलती हो रही हो तो तुरंत पकड़ लेना और बोल देना, ठीक है। ए की वैल्यू देखिए आपका 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया, और उसके बाद बी माइनस माइनस हो रहा है तो बी की वैल्यू आपकी -3 है, और माइनस पोस्ट में हो रहा है तो पोस्ट का मतलब वैल्यू चेंज ना करे तो -3 ही लिख लेगा ये, लेकिन माइनस माइनस होकर कितनी वैल्यू हो जाएगी? -4। -4। कई लोग -2 कर देंगे, सोचो। ये सर -4 सर, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, अगर हम यहाँ पर -3 ना होता और बी माइनस माइनस करते तो क्या करते? तब 2 हो जाता। तब 2 हो जाता, तब 2 हो जाती सर। ठीक है, तो ये -3 ही रहेगा। उसके बाद जो है आपका फिर डिवाइड का साइन है, और माइनस माइनस सी लिखा है, सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर -1 हो जाएगी, 0 है तो -1 हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका b प्लस प्लस हो रहा है तो b की वैल्यू आपकी यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या ली थी सर? -3 वापस हो जाएगी, 3 ली थी सर -3 हो जाएगी, और ये प्लस प्लस भी हो रहा है, तो यानी कि जो घटा था वो फिर से रिकवर हो गया, तो ये फिर से आपका -3 ही हो जाएगा, -3। ओके, उसके बाद माइनस और फिर सी प्लस प्लस हो रहा है तो सी की वैल्यू अभी हम लोगों सर ये -1 ही रहेगा, -1 लिखी थी, और पोस्ट यहाँ हो रहा है तो पोस्ट में वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन जहां पे हो रहा है वहां नहीं बढ़नी चाहिए, तो यानी कि ये -1 ही रहेगा। आप बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन करो भाई, देखो थोड़ा सा इसको और रिड्यूस कर लेते हैं कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना सर। वो हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, मतलब जो पैटर्न होता है सॉल्व करने वाला, हाँ वही फॉलो करेंगे। पहले ये प्लस माइनस का तो डिसीजन ले लो, और फिर ये ये सर माइनस, इसमें बोर्ड मास चलता है ना? नहीं बोर्ड मास नहीं, हमने मना किया बोर्ड मास के हिसाब से ना करना। ठीक सर। उसके बाद माइनस माइनस ये सर बोर्ड मास के हिसाब से नहीं करेंगे? नहीं सर -6। अब यहाँ पे ये बताओ, ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा तो प्लस साइन भी लिख दोगे या माइनस साइन रहेगा और ये प्लस हो जाएगा? क्या प्लस साइन? सर +1 ठीक है, प्लस साइन हो जाएगा सर, बस। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो है जो रूल था एक बार मैं याद दिला दूं सब सारे बच्चों को। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद आपका प्लस प्लस और माइनस माइनस की वैल्यू अगर कहीं है तो वो सॉल्व होती है। तो हम लोगों ने ब्रैकेट तो कहीं था नहीं, तो इसका मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस वाली वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी पहले। अब यहाँ पे बॉड मास में प्लस प्लस माइनस माइनस कहाँ से लाओगे? फिर तीसरा है आपका मल्टीप्लाई इनटू और डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड, ये तीनों बराबर हैं। बॉड मास के हिसाब से छोटे बड़े हैं लेकिन ये तीनों कंप्यूटर के हिसाब से बराबर हैं। बस लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय अगर मल्टीप्लाई पहले मिल गया तो मल्टीप्लाई बड़ा हो गया, अगर डिवाइड पहले मिल गया तो डिवाइड बड़ा हो गया, मॉड पहले मिल गया तो मॉड बड़ा हो गया। बस इतना ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद लास्ट में आपका प्लस और माइनस, तो इनमें भी कोई ये बराबर है दोनों। लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय सॉल्व करते समय अगर प्लस पहले तो प्लस पहले करोगे, माइनस पहले तो माइनस पहले करोगे, इसलिए बॉड मास नहीं यूज करोगे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे बड़ा कौन है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई ये दोनों साइन बड़े हैं। अब बताओ पहले डिवाइड करें या पहले मल्टीप्लाई करें? डिवाइड करेंगे पहले डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों सेम प्रेसिडेंस है। इसको हमने एक टर्म बताया था, एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस था और दूसरा टर्म क्या था? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, यस सर। इसका मतलब था कि ये सब एसोसिएट होते हैं आपस में, बस जो पहले मिल जाएगा वो पहले सॉल्व हो जाएगा, बाकी ये एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए आपका 3 को -1 से डिवाइड करके भाई कोई क्वेश्चन बताए। सर 3 आएगा। 3 आएगा। ये सर +3 आएगा। हाँ सर +3। तो यानी कि 4 - 3 ऐसा बना रहेगा। सर +3, 4 +3। अच्छा +3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई और -3 वैसे ही प्रिंट होगा क्योंकि ऐसे लिख दो, इंसिडेंस वजह से। अब ये एक हो गया। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करो। सर 4 - 9 + 1, तो ये आपका 9 हो जाएगा। सर -9, 4 - 9। ठीक 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 ठीक, क्योंकि मैथ हम चाहेंगे आप ही लोग सॉल्व करो क्योंकि आप -4। तो ये -9 हो गया, +1 हो गया। अब दोनों प्लस हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा। 4 - 9 कितना हो जाएगा? -5 -5 + 1 -4। ठीक है, गर्ल्स में भी कुछ बच्चे मैथ लगा ले रहे हैं। तो ये -4 आया, ठीक है।
अभी कोई बच्चा कुछ और आउटपुट बता रहा था, किसी को लगता है कुछ और आएगा? सर मुझको एक चीज पूछनी थी सर इसमें। हाँ सर हमने शुरुआत में 4 + -3 ब्रैकेट वाले को कैसे सॉल्व कर लिया, मतलब जो दिया गया था? डिवाइड पहले सॉल्व करना था। नहीं सर मैं उसमें कह रहा हूँ, मतलब जो -3 को आपने लिखा 4 - 3, तो सर उसको पहले सॉल्व क्यों कर लिया? 4 तो नहीं है ब्रैकेट में। अच्छा, ये 4 मतलब ये 4 - 3 को पहले सॉल्व क्यों कर लिया, ये वाली बात तुम कह रहे हो? यस सर। अगर हम ना करते तो यानी यहाँ पर ये होता कि -3 को हम -1 से डिवाइड करते। यस सर। तो क्या रिजल्ट कुछ चेंज हो जाता? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो कह रहे हो वो भी हम मान रहे हैं, लेकिन अगर कोई फर्क पड़ता हो तो भैया फिर से सॉल्व कर ले। लेकिन हम यहाँ पे इसको देखना जरूरी है, क्योंकि मैथ का हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है। अब यहाँ पर एक चीज और है बच्चों, कि अगर डेटा टाइप ना बताया जाए और पॉइंट में वैल्यू आ रही हो, तो आप परफेक्टली उसको ध्यान रखेंगे कि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेंगे। अगर डबल फ्लोट ना मिले तो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी है, ये कह रहा हूं मैं। ओके सर। ओके ये एक्स हमने प्रिंट करा दिया। ये इतने सारे स्पेस वगैरह है ना, इस वजह से ये एरर आएगी। और बाकी जो है आपका, इसको भी मैं सही कर दे रहा हूं। और ये पेपर में तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसको सेपरेट ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस को, तो ये ज्यादा बेटर है। खैर चल गया है, एक बार आउटपुट चेक कर लें। तो आप लोगों की मैथ चेक हो जाए। ठीक है, -4 आ गया बच्चों, मुबारक हो। थैंक यू सर। हाँ, और दूसरा वाला जो है, अब ये खुला तो है ही, अभी हम तुरंत चेक कर लेंगे, लेकिन पहले सॉल्यूशन देख लें। सर 4 सॉल्यूशन में 5 आएगा आंसर। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, कि जब इक्वल साइन से पहले कोई साइन दे दिया होता है, तो इसका मतलब वैल्यू यहाँ से रखनी होती है, यानी कि हम x की वैल्यू पहले रखेंगे। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये। अच्छा एक चीज और है, म्यूट करो यार। एक और चीज है कि यहाँ पर बच्चों कभी भी ऐसे आए कि यहाँ पर अगर हमने a लिख रखा होता और यहाँ पर ऐसे b लिख रखा होता, तो आप ये वाली वैल्यू जो ऊपर लिखी है वही a में लेते और वही वैल्यू आप b में लेते, ऊपर वाली। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसको अलग अलग नहीं बताया गया, इसका मतलब जो भी ऊपर वाली वैल्यू का रिजल्ट आएगा वही वैल्यू x की बन जाएगी। x की कोई अलग से वैल्यू तो है नहीं इसमें, है ना? तो इसका मतलब -4 लेकर आपको इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू। तो -4 और फिर माइनस, और फिर मैंने गोल वाले ये आपका इक्वल साइन की जगह पर मैंने कहा था गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया करना। फिर उसके बाद प्लस प्लस b। तो आपका अब क्योंकि ये सबकी वैल्यू चेंज हो चुकी है बच्चों, फिर से सर दोस्तों चेंज वैल्यू से करेंगे ना इसमें। हाँ, तो अब देखो मैं यहाँ पर फिर से रिमाइंड कर लेता हूँ कौन कौन सी वैल्यू आ गई थी, अगर आ जाए तो। ये थी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ कि x की वैल्यू तो आपकी -4 आ गई है, तो यहाँ पर आप -4 लिख दीजिए, -4। उसके बाद फिर माइनस लगाइए, और फिर सर b की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि माइनस हो गई थी, उसके बाद फिर प्लस हो गई थी। b की वैल्यू में देखो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो चुका है b की वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब जो वैल्यू b की लिखी हुई है वही ली जाएगी। तो -3 लिखी गई थी, इसका मतलब -3 ही ली जाएगी। और उसके बाद सर a की वैल्यू अनचेंज्ड है। सर -4 रहेगी वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ पर हम देखें तो a की वैल्यू में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, तो a की वैल्यू 4 थी, तो ये 4 ही रहेगी। लेकिन प्लस प्लस हो रहा है ना, प्लस प्लस 4, तो सर 5 हो जाएगी। 5 हो जाएगी। और फिर मॉड का साइन है, c की वैल्यू भी वापस रिवर्ट होके सही हो जाएगी, और c की वैल्यू जो है माइनस प्लस हो गई थी उसमें पिछले वाले में।
नहीं नहीं नहीं, अब सर ध्यान बी दो। की वैल्यू -4 नहीं होनी अब चाहिए? सर यस सर, अब -3 थी, अब -4 हो जाएगी, वैल्यू सर बी की वैल्यू -1 हो -4 जाएगी, होगी। सी की वैल्यू -1 हो तब जाएगी, सी की -1 होगा। जरा थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओगे। ये प्लस प्लस बी लास्ट में हुआ था, तो प्लस प्लस बी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे 3 ही लिया था, कहाँ चेंज किया था? अच्छा सर -4 होगी बी की वैल्यू। हाँ नहीं तो यहाँ से उसने घटाया था, ठीक है, और यहाँ सर पे उसने -2, सर वहां पे -2 हुआ, उसके बाद -3 हुआ, फिर सर यहाँ पे -4 हो जाएगी वैल्यू बी की। अब यहाँ पे चेंज हो चुका है ना इस वजह से, यस सर -4 होगी। तो -4 हम लोगों ने नहीं लिखा क्या? अच्छा -4 लिखना सर है। -2 होगी सर, प्लस प्लस है। अरे बी की वैल्यू -3 थी ना, तो -3 को प्लस प्लस करोगे तो क्या होगा? -2 सर 1 प्लस हो जाएगा ना, -4 देखो माइनस वाली वैल्यू में प्लस प्लस का मतलब है -2 होना चाहिए यार। नहीं सर -4 मतलब सर इंक्रीमेंट। -2 होगा सर। देखिए ऊपर वाली में बी माइनस हुआ, उसके बाद प्लस प्लस बी हो गया, तो फिर बी की वैल्यू -3 वापस हो गई ना, उसके बाद -3 पे प्लस प्लस बी कर देंगे, तो फिर मतलब -3 प्लस प्लस -3 + 1, तो फिर -3 + 1 = -2। तो -2 होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, 4 क्यों लिखवा रहे हो? सर इंक्रीमेंट का मतलब हम लोग माइनस में ही तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं सर। नहीं सर देखो पिछला आउटपुट, ध्यान दो जरा। सर 1 मिनट सुनिए। अरे सर पिछला आउटपुट गलत आना चाहिए था ना सर, वो -4 होगी बी की वैल्यू यहाँ पे। अरे यार पिछला आउटपुट क्यों गलत होगा? -4 तुम लोगों ने निकाला था और -4 आ भी गया था। सर नहीं, जैसे बी माइनस होगा। हाँ चलो सर एक क्वेश्चन था। हेलो सर, फिलहाल यहाँ पे सर आप पहले वाला सही हो गया, थोड़ी बात है। सर पहले सर -2 करके आंसर मैं कुछ निकालते बताना हैं, चाह रहा हूँ, उसको देखा सुन लो जाएगा। पहले, वो जरूरी चीज है कि जैसे कोई वैल्यू माइनस में है, -2 है, अब अगर इसके साथ तुम प्लस प्लस लगाते हो तो प्लस प्लस का मतलब है ये वैल्यू बढ़े, तो अगर ये पॉजिटिव नंबर होता तो 2 से 3 हो जाता है ना, और नेगेटिव नंबर होता तो बढ़ेगा सर ये मतलब -1 हो जाएगा। -1 यानी -1 का मतलब है बढ़ना, ना कि यस सर। बढ़ाए का मतलब ये नहीं कि 2 से 3 कर दो। 0 की तरफ जाएगा तो नंबर बड़ा होगा, माइनस वाली वैल्यू जब 0 की तरफ जाएगी तो वो बड़ा होगा, और 0 से जितना दूर जाता जाएगा इतना वो घटता जाएगा, यानी Yes, sir. कम हो रहा है। इस वाली बात को थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ। सर एक चीज मैं सुन नहीं पाया था सर, एक्चुअली सर जी सर ये जो लॉग वाले क्वेश्चन जैसे उसमें यूज हुआ है सर सेकंड के बी में, सर सुन नहीं पाया। गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं और तुम जाने कहाँ सुन नहीं पाए। हम लॉग वाला अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। नहीं वो मैं पूछ रहा हूँ कि है कि नहीं सर। तो क्यों पूछ रहे हो यार? अभी हमारा यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो पाया, इसको तो देखो। यस तो ये -2 हो जाएगा। अभी देखो कंप्यूटर तो बता ही देगा ना, हम लोग चला के देख लेंगे। तो ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? मॉड का साइन लग गया था। फिर माइनस सी कर रहे हैं, तो सी की वैल्यू लास्ट टाइम पोस्ट -1 हो जाएगा वापस। सुनो तो, पोस्ट इंक्रीमेंट में हम लोगों ने -1 तक पहुंचा दिया था। यस सर, तो 0 हो जाएगा ना फिर। तो -1 से अब रियल में अगर ये यहाँ पे तो -1 लिया इसने, लेकिन ये वैल्यू तो अपनी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। यस सर, तो सी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद सर नहीं, इसके बाद फिर इसमें भी तो माइनस अच्छा ठीक है, फिर इसने भी माइनस कर दिया, तो 0 यस सर, -1 फिर से हो जाएगा। -1 फिर से हो जाएगा। ठीक है, -1 फिर से हो गया, बहुत अच्छा। फिर प्लस, और ए की वैल्यू कोई चेंज है? अच्छा यहाँ चेंज हो चुका है, यस सर 5 हो जाएगी अब। तो ये 5 हो जाएगी। 5 हो गई, अब भाई आंसर 5 आ जाएगा। ध्यान से करके देख लेते हैं। सर ब्रैकेट लगा दीजिए वो -4 माइनस के बाद, क्योंकि वो x माइनस वाला था ना। नहीं सर, -4 माइनस के बाद। आंसर माइनस। अच्छा माइनस अब प्लस हो जाएगा ना? नो सर, ब्रैकेट लगेगा ना, क्योंकि हम लोगों ने x माइनस = प्लस प्लस भी करा है, तो भाई जब x माइनस उधर जाएगा, जब वो मैंने गोल वाला ब्रैकेट ये लगाया, लास्ट में ये तब बंद। यस सर, बस यही बोला था। हाँ, आप जरा जो है अब ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट लगाना अगर भूल गए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई मॉड दोनों बड़े हैं, तो मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा। तो -2 मल्टीप्लाई -10 तो -10 हो गया इसका। तो यानी कि 4 -10 हो गया, मॉड -1। अब रिमाइंडर निकालो भैया। 0 माइनस आने से तो नहीं आएगा 0? नो सर, सब 0 ही आएगा। तो 0 आ गया, 0 +
5। सर 1 आएगा आंसर इसका। तो अब तो आंसर -9 आएगा। हाँ, अभी हम लोग ब्रैकेट में चल रहे हैं ना, ठीक है। तो अब जब 0 + 5 करोगे तो 5 आएगा, लेकिन ये माइनस बाहर लगा हुआ है तो इसका मतलब -5 आएगा, यानी 4 - 5 तो -4 था ना आंसर। 4 स्टार्टिंग ऊपर देखिए सर, सर, पहली आगे लाइन। माइनस सर 4 अच्छा, ओके, ये बात सही तुम्हारी। ये -4 ऊपर था, मैं उसको लिखना भूल गया। हाँ, तब -9 होगा हाँ, उसके तो साथ। -4 और -5 कितना हो जाएगा? -9 9 हो गया। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए चुप रहना, फटाक से इसको चेक कर लिया जाए कि ये क्या दे रहा है। अब इस लाइन के बाद में वो लाइन एक और लिख दी जाए जो दूसरी वाली थी, तो आपका ये कंफर्मेशन हो जाएगा। यानी कोई हम लोग स्टेटमेंट कम ज्यादा नहीं करेंगे, जो ऊपर वाला लिखा था वो तो लिखा ही है अभी। ठीक है, ये अभी एरर आ जाएगी इसकी स्पेसेस की वजह से, इसको मैं हटा दे रहा हूं। और प्रिंटिंग एक्स की ही होनी है। ओके, नो सिंटैक्स एरर। -9, बहुत अच्छा, तुम लोगों ने एक एक चीज, छोटी छोटी चीज ध्यान रखी, और आपका माइनस। अब यहां पर जो तुम लोगों ने 2 आउटपुट निकाल लिए ना, 2 आउटपुट नहीं निकलेंगे, फाइनल आउटपुट ये है। वो पहली वाली लाइन को सॉल्व करना जरूरी था कि -4 लाना था, लेकिन वहां पे पूछी गई थी वैल्यू ऑफ एक्स क्या रहेगी, तो आपका फाइनल आंसर -9 देना है, ना कि -4 देना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। अब अगर आप लोग थोड़ा ज्यादा डिस्कस ना करें तो ये थ्योरी पार्ट तो आज कंप्लीट कर ही लें, क्योंकि टाइम ज्यादा होता जा रहा है ना। तो मैं सीधे सीधे सोल्यूशन ही बताता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा, और बाकी अगर बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो भले पूछ लेना। तो देखिए, आपका ये जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपने लिखा x = math.sqrt और फिर b - 4 × a × c। यस सर, होल डिवाइडेड बाय 2 × उसके बाद अब इसको पूरा होल ब्रैकेट ऐसे लगा दिया, और फिर आप डिवाइड साइन, यहां मेरे पास जगह नहीं, मैं नीचे लिख ले रहा हूं, डिवाइड बाई, और फिर होल ब्रैकेट में ही 2 × a, ये ब्रैकेट डिवाइड यहां पे लग जाएगा, ये इसका आंसर ये रहेगा। फिर यहाँ पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इसको गलती से भी गलती ना हो, समझते हुए आगे बढ़िएगा। सर math.exp लगेगा? जहां कहीं भी स्मॉल ई की पावर दी हो तो मैथ डॉट पावर धोखे से भी ना लगा देना। स्मॉल ई का मतलब है EXP फंक्शन। यस सर, EXP। तो मैथ डॉट, और ये वर्टिकल लाइन का मतलब है ABS फंक्शन। ये वर्टिकल लाइन जो है ये ABS है, ABS, और ब्रैकेट में math.exp और ब्रैकेट में x, और फिर प्लस math.log। ये कोई वेरिएबल का नाम ना समझ लेना, math.log फंक्शन होता है। सर math.log से क्या होता है? लॉगरिथम वैल्यू निकलती है। ओके सर। मैथ में पढ़ा नहीं कि अभी तक? यस सर, इस पढ़ा था 9th में। बस इतना लिखना है, ये आपका कंप्लीट हो गया। कहीं तुमको लगे नहीं ये तो नहीं, ये होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं। EXP से क्या होता है? EXP से एक्सपोनेंट निकालने के लिए होता है यार, मैथ वाले सर से एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है? सेमीकोलन नहीं लगेगा इसमें? सेमीकोलन, हाँ अगर है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन लगा दोगे तो कोई मना नहीं कर देगा। सर जैसे math.abs के लिए स्ट्रेट लाइन होती है, वैसे किसी और भी प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए भी होती है? मैंने अकेला ये फंक्शन है जिसमें सारी चीजें यूज कर दी। ये कोई ऐसा फॉर्मूला होता थोड़ी नहीं दुनिया में। हमने ABS फंक्शन को दिखाने के लिए, EXP फंक्शन को दिखाने के लिए, और log sin tan ये भी होते हैं, इनको दिखाने के लिए ये हमने ऐसा फॉर्मूला बना दिया। क्योंकि नॉर्मली मैथ.sin वगैरह भी होता है कुछ? मैथ.sin,
अरे भैया कभी डेटा पढ़ लो, है सब फंक्शन, लेकिन उनके आउटपुट नहीं आएंगे। जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए तो आ सकता है, आउटपुट नहीं आएंगे क्योंकि उसके लिए वैल्यू चाहिए होगी आपको। फिर इसको जो है हम लोगों को टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना था, तो टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग जानते हैं। एक एक चीज गौर से सुनने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पर सबसे टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स जो याद जिसको होगा वो कर ले जाएगा। सबसे पहले रिजल्ट वेरिएबल चाहिए होता है, रिजल्ट वेरिएबल हमारा यहाँ पर p दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर है वो वैसे ही डिक्लेयर कर देना, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है। मतलब आप जो लिखा है वो तो वैसे कर दो, लेकिन जहां से कन्वर्ट करना है वहां पे ध्यान देंगे। तो ये ऐसे उतार दिया जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट वेरिएबल चाहिए तो p है सिंटेक्स के हिसाब से। फिर हमें कंडीशन चाहिए होती है, तो कंडीशन हमारी ये जो दिखाई पड़ रही यही है, m-3 इज इक्वल टू n। फिर क्वेश्चन मार्क, कंडीशन ट्रू होने पे मैथ डॉट पाव, यानी इक्वल साइन के बाद जो भी लिखा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, मैथ डॉट पाव और m-2। फिर कोलन साइन आ जाएगा बच्चों, और कोलन साइन में आपका यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में सेकंड वाली केस की वैल्यू हो जाएगी। ये जो इक्वल साइन के बाद लिखा है बस वो उतार देना है, यानी कि m इंटू m माइनस मैथ डॉट पाव और n-2। ठीक है, ये और सेमीकोलन लगा दो, बात खत्म। तो इतना ही आपको करना है। अब कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। सर मैं ये कह रहा हूँ, एक बार फिर से बता दीजिए वाला। नहीं, सिंटेक्स पढ़ो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग जो कंडीशन दी गई है उसको पूरे ब्रैकेट में कर दे तो उसका कुछ गलत हो जाएगा। जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ब्रैकेट लगाया जा सकता था। हमने ब्रैकेट जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि बिना ब्रैकेट भी ये चलेगा। कोई इफ कंडीशन थोड़ी नहीं जो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। सर p के पहले ब्रैकेट भी लगाना होगा फिर हम लोग के साथ? नहीं, तो रिजल्ट वेरिएबल है, रिजल्ट वेरिएबल ब्रैकेट में थोड़ी ना होता है। ओके सर समझ गया। सर इसमें p की वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा, p की वैल्यू भी ये हमने एक्स्ट्रा में बढ़ा दिया, वैसे आएगा नहीं ऐसा। तो p की वैल्यू भैया बता दो जल्दी से। m की वैल्यू 2 है, 2 - 3 किया तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। -1 4 से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो आप एल्स में चले गए। एल्स में m इंटू m हो गया। तो यहाँ पे ये जो भी चेंजेस हुआ है ये सिर्फ यहाँ के लिए है। बाकी m की वैल्यू क्या थी? 2 थी। -12.0 आएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। उसके बाद मैथ डॉट पावर n में 4 था, 4 की पावर 2 कर दी, कितना हो जाएगा? 16 और 16 4 - 16 -12 ठीक है। 0.0 भी लगा देना, क्योंकि मैथ डॉट पावर यूज हुआ है इस वजह से। ओके सर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद लूप का भी कन्वर्जन आपका आना ही आना है। बस जितने भी मैंने लिखवाए हैं उन्हीं में से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसमें इसको फॉर लूप, तो सिंटेक्स आपको खाली याद होना चाहिए। जैसे अभी प्रथम को टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स भूल गए और पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैं समझाने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथ हो रही ना, इतनी छोटी सी पेपर के उसमें सॉल्व। लेकिन हाँ, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो इसको आप लोग क्या करना चाहते हैं? अब वाइल लूप है और इसको हमें फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। तो फॉर लूप कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये देना होता है कि किस लूप से वाइल में लूप चलाया जा रहा है। तो जे से लूप चलाया जा रहा है, ठीक है। तो जे की जो वैल्यू है यानी कि 0 वो फॉर में आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे जब डिक्लेयर करोगे तो i = 65 लिखना बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन j = 0 अब यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के अंदर होता है। अब फॉर लगाइए और j = 0 कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपका j सर, लेकिन अगर ऊपर भी j = 0 कर दे तो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा कुछ। फर्क नहीं सर पड़ेगा, j को फॉर के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते थे int में। फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंटेक्स का आप फॉलो नहीं कर रहे ना। और फिर अब देखो यहाँ पर i++ भी है और j = j+3 भी है। तो हमारा अपडेशन पार्ट कौन कर रहा है? j कर रहा है, यानी कि j को यहाँ लाओगे और किसी को नहीं लाओगे। j = j+3 बाकी बॉडी ऑफ लूप का हिस्सा है। तो यहाँ पर SOP में प्रिंट करा दिया, ln नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज क्यों कर रहे हो जब हम पढ़ नहीं पा रहे हैं? यहाँ पर i लिख दिया, बस हो गया। उसके बाद जो है i++ भी यहाँ करना जरूरी है। अब क्योंकि प्रोग्राम तो इतना ही आएगा कन्वर्ट करने का, लेकिन मैंने आउटपुट भी डिस्कस कर लिया। तो आउटपुट सर ये SOP में ज्यादा ब्रैकेट लग गए। 1 2 खुले हैं, हाँ 1 ज्यादा लग गया है।
देखिए 0 से लेस देन 10 चलाएंगे और 3 प्लस प्लस हो रहा है, तो यानी कि पहले तो 0 चला और 0 में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 और प्लस 3 6 प्लस 3 9 और 9 के बाद प्लस 3 होगा तो 12 तो 10 से बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि इतना ही चलना है। ठीक है, अब जरा देखो जरा यहाँ पे ये जो 0 है और इससे पहले मैंने कैर लगा रखा है, तो कैर 0 में कैर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा सर? कैरेक्टर हो जाएगा वो। कैरेक्टर होता ही नहीं है 0 में। 65 से 91 या फिर 97 से सर 65 में लगेगा ना कैर, तो फिर वो ए हो जाएगा। नहीं, कैपिटल होगा सर इसका आंसर। आई की वैल्यू बी सी डी कैपिटल ए बी सी डी होगा। अरे ध्यान दो बच्चा, ये 65 था तो टाइप कास्टिंग हो रही है, 65 को कैर में चेंज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा ए। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल ए। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया 65 से 66 बी पे प्रिंट हो जाएगा, तो दोबारा बी, फिर यहाँ पे सी फिर डी और यहाँ पे डी, क्योंकि ये आई का कोई रिलेशन जे वाले लूप से नहीं है। जे वाला लूप खाली ये बता रहा है कितनी बार लूप चलेगा। यस सर। अगर ज्यादा शोर हो रहा होता है तो माइक क्या बुलाए जा रहे हो माज तुम? सर मेरा माइक तुम बुलाए जा रहे हो। अरे बच्चा कौन है यार, खुद नहीं जान पाते हो कि किसकी आवाज आ रही है किसकी नहीं आ रही है। सर कोई अन्वित नाम का है। अन्वित करके है सर। अन्वित बेटा माइक बंद करो। सर गलती से ऑन हो। अन्वित टहलने चले गए क्या? सर बुलाया जा रहा था, निकलते में दब गया। अरे तो दबा लिया करो यार। ठीक, तो ये आपका ये आउटपुट आ जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, और क्योंकि एलन नहीं लगा है तो कोई लाइन ना चेंज करना और कोई स्पेस भी ना देना, बिल्कुल जोड़ के लिखना। मैंने जैसे दूर दूर लिख दिया ऐसा नहीं करना। आउटपुट में एलन का विशेष खास तौर पे ध्यान देना है आप लोगों को। ओके बच्चों, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेम द कीवर्ड, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे हमने जो शीट आईएमपी वाली दी है उसमें सारे क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए जो है वो सब याद रखना, पढ़ लेना एक बार आईएमपी वाली। इंपोर्ट सर पहला इंपोर्ट होगा, तो पहले का इंपोर्ट है। हाँ, किसी पैकेज को लेने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है। क्रिएट करने के लिए तो कुछ ओके ओके ओके, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने इन लोगों को विश्वास कर लिया। कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड पैकेज। बच्चों जैसे आपका ये पैकेज यूटिल और आपका आईओ होता है ना, ऐसा हम लोग यूजर जो है खुद का पैकेज बना सकते हैं। न्यू नहीं नहीं नहीं, न्यू तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को, तो पैकेज को क्रिएट करने के लिए पैकेज कीवर्ड ही यूज होता है, बस स्मॉल में होता है। ये कीवर्ड है जो यूजर डिफाइंड पैकेज बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद कीवर्ड यूज टू मेक फाइनल बिल्कुल सही, फाइनल है, बहुत अच्छा। फिर अच्छा ये आपका एरे आ गया, तो एरे में आपका आउटपुट पूछा गया है और कितनी टाइम लूप चलेगा ये भी पूछा गया है। तो आपका साइज -1 किया गया, तो साइज क्या निकलेगा 1 2 3 4। जब साइज गिनोगे बच्चे तो 1 से काउंट करना, 1 2 3 4 साइज आएगा। अगर 3 हो जाएगा। अगर 0 से काउंट करोगे तो 0 1 2 3 तक इंडेक्स नंबर जाएगा, तो साइज क्या होता है इंडेक्स नंबर से एक ज्यादा होता है, तो यानी 4 साइज आएगा। और उसके बाद यहाँ पर अच्छा साइज निकालने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि साइज में दिया हुआ था पहले, दिया गया था। ठीक, तो 4 -1 कर दिया तो 3 आ गया। अब 3 आपका जो है बड़ा है, 0 से नीचे आ गया। और यहाँ चॉइस वेरिएबल जगह पे इस समय आई है, तो आई इसका मतलब चॉइस वेरिएबल है, तो ये 3 यहाँ पे केस 3 में जाएगा। तो केस अच्छा यहाँ पे केस ऊपर नीचे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो केस की चॉइस है वहीं जाएगा अपने आप। तो यहाँ से जम करके वो सीधे 3 पे आएगा, यहाँ जम करके सीधे 3 पे। और 3 में क्या हो रहा है प्लस y हो रहा है, 44 आएगा। तो y आपका 3 था और प्लस y करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और प्लस 44 आएगा। x ऑफ i क्या था 3 था, तो 0 1 2 3 पे आपका 40 है, तो 40 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा बच्चों 44 आ जाएगा। तो पहला आउटपुट आपका ये 44 आ गया और लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है लूप ऊपर जाएगा, माइनस होकर 2 हो गया। अब 2 भी बड़ा है 0 से नीचे आया।
अब 2 का मतलब है यहाँ पर केस 2 में जाएगा, और केस 2 में y की वैल्यू इस समय आपकी 4 हो चुकी है बच्चों, तो 4 से सर यस सर लेकिन केस अलग है ना, तो फिर वो तो रिवर्ट हो जाएगी ना वैल्यू। नो, वो अच्छा अच्छा एक फ्लो में चल रहा है, उसमें रिवर्ट नहीं होनी है, कोई y इक्वल टू ओके सर 50 दोबारा थोड़ी मिलने वाला है इसको। ठीक है सर। तो ये प्लस प्लस होके कितना आपका 4 हो चुका था, तो यहाँ पे 4 ही आ 120 आ जाएगा, जाएगी। और 4 इंटू एक्स आई माइनस 1, आई आपका इस समय 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पे कौन सी है, 0 1, 1 पे 50 है, सर 200। तो ये आपका 200 हो गया। तो यानी कि पहला आउटपुट सर आपका आई टू कब हो गया? आई बेटा यहाँ पे आई इस समय 2 था ना, जब 3 से माइनस माइनस किया था तो 2 ही तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है सर। ओके सर। सर इसको मैंने शायद रन कराया तो उसका आउटपुट 44 ही आ रहा था बस। सर ब्रेक नहीं लगा तो सर बार बार मतलब केस 2 केस 1 केस 3 एक साथ होंगे एग्जीक्यूट। अच्छा सर बस एक 44 ही उसका रन किया तो आंसर आ रहा था आउटपुट। चलो ठीक है, अभी हम भी भाई तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चला के देख लेते हैं, क्योंकि फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट नहीं खुला है ना, तो कर्ली ब्रैकेट नहीं खुला है तो एक लाइन मानेगा, और एक लाइन मानेगा तो स्विच केस उसके अंदर आ जाएगा, और स्विच केस खुद ही एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो उसका कर्ली ब्रैकेट खुला है, तो इसका मतलब उसके अंदर का सारा कुछ लूप के अंदर है। तो तुम्हारे हिसाब से अगर है तो हमें चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से पूरा चलेगा। तो अभी हम लोग कहां पे थे, आई की वैल्यू 2 हो गई थी, तो 2 से -1 कर दिया तो कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 पे आपका क्या आया, 200 हो जाएगा तो आपका 50 आ जाएगा, तो ये आपका 200, तो यानी 200 यहाँ पहुंच गया। लाइन चेंज हो ही रही है। और ब्रेक से क्या होगा, ब्रेक से स्विच से बाहर आओगे या लूप से बाहर आओगे? सर स्विच से बाहर नहीं आएंगे, सर स्विच से बाहर आएंगे। स्विच से बाहर आ जाओगे बच्चा, ब्रेक स्विच के लिए लगा है। यस सर फॉर के लिए। स्विच से बाहर आओगे, लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, आई माइनस माइनस होके 1 हो गया। अब 1 भी बड़ा है 0 से, नीचे आ गया, 1 वाले केस में यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ होगा केस 3 फिर से प्रिंट होगा, क्योंकि मतलब फॉल थ्रू 44 यस फिर से प्रिंट हो तो जाएगा। नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा है, तो ब्रेक का मतलब फॉल थ्रू कंडीशन जनरेट होगी, और फॉल थ्रू कंडीशन का मतलब है नीचे वाले केस अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने लगते हैं। तो यानी 3 बचा है, तो केस 3 में आ जाएगा। अब y की वैल्यू हम लोगों की यहाँ पे 4 यूज हुई थी, तो यहाँ पे प्लस प्लस होके 5 हो जाएगी। और क्योंकि i की वैल्यू इस समय आपकी 1 हो चुकी है, तो 1 वाले बॉक्स पे क्या है, फिर से 50 मिल गया, फिर से 50। अच्छा ठीक है सर 55 तो 5 इंटू नहीं प्लस 5 प्लस 50 सर 555 होगा इसका आंसर, 55 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से लूप ऊपर चला जाएगा, i माइनस माइनस होके 0 हो गया, 0 0 से बड़ा नहीं होता है, बाहर हो जाएगा। फॉल्स। तो अगर देखा जाए लूप कितनी बार चलेगा, तो लूप तो बेटा यहाँ पे 3 से ग्रेटर देन 0 चल रहा है, तो कितनी बार चला सर 3 टाइम्स, सर 3 बार, 3 2 1 तक चला 0 पे, हाँ तो 3 टाइम्स लूप चला है, ठीक है। और आउटपुट आपका ये सामने है। अब उसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग, एक बच्चा कह रहा है कॉन्फिडेंटली, सर आपको मैंने भेजा है, अभी फोटो भेज दी है। अरे यार तो हमको चलाने में क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो होना चाहिए। कॉपी और पेस्ट, अरे सर एक गलती हो गई, यहाँ पे प्लस प्लस की जब मैंने माइनस माइनस की जगह प्लस प्लस लिख दिया। हाँ तब तो वो चलेगा ही नहीं। नहीं सर 44 एक बार चल गया, पहली बार में कंडीशन ट्रू हुई तो नीचे आया, तो सर उससे हो गया अच्छा, एक बार ही। ठीक है देखो उसको एरर ना आए, नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत बड़ी बात है, उस 2 चीजें जो मुझे याद दिलानी है आप लोगों को, वो समझना जरूरी है। फिर से हमारा लगता है ये देखो -9 पुराना प्रिंट हो रहा है भैया, चला नहीं क्या अभी तक, ये ब्लूजे में, हाँ देखो आ गया, ठीक है। तो 44 200 और 55 आ गया आपका आंसर, और 3 वैल्यू आई, इसका मतलब 3 बार लूप चला। अब यहाँ पे 2 चीजें सीखने वाली हैं बच्चों, वो बहुत जरूरी चीजें हैं। क्या है, सबसे पहला
कि अगर किसी का कर्ली ब्रैकेट नहीं खुला होता है तो एक ही लाइन उस के अंदर मानी जाती है। तो यानी कि स्विच केस खाली इसके अंदर ये जो लाइन है ये इसके अंदर है माना जाएगा, लेकिन क्योंकि स्विच केस खुद एक कंट्रोल स्टेटमेंट है तो उसका तो कर्ली ब्रैकेट खुला ना, तो ये उसके सहारे, स्विच के सहारे ये अंदर चला आया। और क्योंकि स्विच का फ्लो ऑफ कंट्रोल ये कर्ली ब्रैकेट खुला हुआ है तो इसका मतलब ये पूरा लूप के अंदर है। तो ये वाली बात आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरी बात ध्यान ये होनी चाहिए कि अगर नेस्टेड स्ट्रक्चर कोई बन रहा है, चाहे जैसे यहाँ पे लूप के अंदर स्विच का नेस्टेड स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे लूप के अंदर लूप का हो सकता है, इफ के अंदर इफ का हो सकता है। तो ब्रेक अगर कहीं लगा है तो वो जिस स्ट्रक्चर में ब्रेक लगा है यानी कि स्विच के अंदर लगा है, जैसे यहाँ पर तो स्विच से ही बाहर करेगा, लूप से बाहर नहीं जाएंगे आप, ये बात याद रखनी है। और तीसरा यहाँ पे इसका जो फीचर्स था खुद का कि फॉल थ्रू कंडीशन का मतलब जैसे आपका केस 1 ट्रू हुआ था तो 1 में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली केस 3 में आ जाएगा। तो 3 चीजें यहाँ पे आपको समझने लायक थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर जैसे विश्वास कर लेते कि अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो हो गई होगा, तो वहां पे गलत हो जाता ना, आप लोग जान ही ना पाते कि क्या सही है क्या गलत है। यार टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है, क्या आगे कंटिन्यू अगली क्लास में कर लेते हैं? यस सर, अगली क्लास में कर लेते हैं। हाँ क्योंकि जो है काफी टाइम लग रहा है। यस सर, 9:15 हो गया ऑलरेडी। हाँ हाँ हमें भी भूख लगने लगी। तो ठीक है बच्चों, एक बार मैं देख लूं कौन कौन बच्चे हैं, कितने भाग गए कितने हैं, और उसके बाद आप लोग लीव कर सकते हैं। 1 मिनट बच्चों। ठीक है, मजा आया, लेकिन काफी बच्चे अभी हमें लग रहा है बोलते बोलते ही निकल गए होंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास में अच्छा लगा आप लोगों के साथ, और ये पर डे क्लास होगी, ठीक है? जब तक हमारी आपकी ट्यूनिंग बन सकती है तब तक हम पर डे क्लास कराएंगे। तो 7:30 बजे ये क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।